ये पत्थर की तलवार 20 साल से एक जनरल स्टोर में पड़ी है, बिना छुई, बिना चाही गई। सबको लगता है ये बस एक बेकार कबाड़ का टुकड़ा है, फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए अपने पास का हर आखिरी सिक्का खर्च करने का फैसला करता हूँ। आसपास के लोग हंसते हैं और मुझे ब्रेन डेड कहते हैं, पूरा का पूरा सकर। इतनी फ्रेजाइल तलवार तो छूते ही टूट जाएगी, मॉन्स्टर्स से लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन मैं बस मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैंने एक मिथिक टियर टैलेंट अवेकन किया है, ऑल रिफाइंड। ये किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार बढ़ा सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं कि ये कितना ऊपर जा सकता है। काफी लक के साथ एक सिल्वर टियर आइटम भी सीधे मिथिक तक छलांग लगा सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ड्रैकोनस फेडरेशन के 10 सबसे महान वॉरियर्स में से एक था, एक लिविंग गॉड ऑफ स्लॉटर। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे स्वॉर्न ब्रदर ने मुझे धोखा दिया, पावरफुल एलाइज के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे लगभग खत्म कर दिया, सिर्फ मेरे पास मौजूद सुप्रीम आर्टिफैक्ट एबिसल रिंग के लिए। ये एक ट्रॉफी था जो मैंने अकेले एबिसल रिफ्ट के अंदर जाकर उसके सबसे शक्तिशाली डिवाइन बीस्ट को मारकर जीता था। कहा जाता है कि ये रियलिटी के लॉज को उल्टा कर सकता है, यहाँ तक कि एक शैटर्ड बॉडी को भी फिर से बना सकता है। मौत के किनारे पर रिग्रेट और हेट्रेड मेरे अंदर बराबर मात्रा में उभरते हैं। अगर मुझे कभी एक और जिंदगी मिली तो मैं तुम सबको चीर कर रख दूंगा। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो खुद को फिर से 18 साल की उम्र में पाता हूँ। अवेकनिंग सेरेमोनी के दिन मेरी इंडेक्स फिंगर पर एक पिच ब्लैक रिंग है। उस पर बने एंशिएंट डिवाइन मार्किंग्स पहले ही फीके पड़ चुके हैं। एबिसल रिंग ने सच में समय के बहाव को उलट दिया है। मैं अपने अंदर उठ रहे विचारों के तूफान को दबाता हूँ। इस दूसरी जिंदगी में मैं हर रिग्रेट को बदल दूंगा और डैनियल और एग्निया अपनी जान से इसकी कीमत चुकाएंगे। होस्ट का किलिंग इंटेंट क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है। गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग कंप्लीट। 1 इनिशियल स्पिन अवॉर्डेड। यूज नाउ। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक स्पिनिंग व्हील उभरता है जिसमें लाखों छोटे चमकते स्लॉट्स हैं। सिर्फ एक सोच के साथ मैं इसे स्पिन करने का आदेश देता हूँ। नीडल तेजी से घूमती है और आखिर में एक गोल्डन स्लॉट पर रुकती है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मिथिक टैलेंट प्राप्त किया है, ऑल रिफाइंड। डंजन के अंदर मिलने वाला कोई भी लूट क्वालिटी में अपग्रेड किया जा सकता है। हर आइटम को सीधे या इनडायरेक्टली सिर्फ एक बार रिफाइन किया जा सकता है। मैं स्टंड रह जाता हूँ। ये मिथिक टैलेंट किसी भी आइटम की क्वालिटी को फ्रीली बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति लगभग डरावनी है। मैं धीरे से अपनी आंखें बंद करता हूँ। मेरे दिमाग में एक स्टेटस पैनल उभरता है। क्रेस्ट क्लास अनअवेकेंड टैलेंट, ऑल रिफाइंड गोल्ड टियर स्किल्स, गॉड स्लेयर स्ट्राइक, लेजेंडरी फैंटम स्टेप, लेजेंडरी मास्टरी, बैक टू बेसिक्स स्किल्स, टोटल कंसीलमेंट, लेजेंडरी आई ऑफ इनसाइट, लेजेंडरी। इस पैनल को देखते हुए जो शांति मैंने खुद पर थोप रखी थी वो टूट जाती है। मेरी पिछली जिंदगी की कुछ स्किल्स मेरे साथ वापस आ गई हैं। उसी वक्त मेरे पीछे से एक साफ आवाज गूंजती है, क्रेस्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन सा क्लास अवेकन करोगे? मैं मुड़ता हूँ और एक पल के लिए मेरी सांस रुक जाती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है, नाजुक फीचर्स, एक जेंटल स्माइल, सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ। उसकी आंखों में एक शांत रोशनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे याद है। ये राइली है, मेरी डेस्क मेट। मेरी नजर तुरंत नरम पड़ जाती है। मेरी पिछली जिंदगी के आखिरी पल अभी भी मेरे दिमाग में साफ है। जब मैं हर दिशा से लीथल अटैक्स का सामना कर रहा था, राइली ही एक थी जो बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे सामने खड़ी हो गई थी। उसी पल मुझे समझ आया, वही एक थी जिसने मुझे शुरू से अंत तक प्यार किया। वो बिना किसी रिग्रेट के अपनी जान देने को तैयार थी। उसे अब देखकर मेरे अंदर हजारों विचार उमड़ पड़ते हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और शुरुआत कहाँ से करूं ये नहीं पता। मेरी जलती हुई नजरों के नीचे राइली के गाल गुलाबी हो जाते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसे लंबे समय से मेरे लिए फीलिंग्स थीं और उसने कई बार इशारे भी किए थे, लेकिन मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। उसे पता था कि मेरी नजर सिर्फ स्कूल ब्यूटी एग्निया पर थी। मिस्टर स्टोनफेस, अब जाकर इस लड़की को नोटिस कर रहे हैं? तुम्हें बताने में बहुत देर हो गई। वो अपने हाथ कमर पर रखकर प्लेफुल अंदाज में मुस्कुराती है। धूप में उसका चेहरा चमकता हुआ लगता है, लेकिन जो वो एक्सपेक्ट नहीं करती वो मैं अगला करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। राइली वहीं जम जाती है। उसका पूरा शरीर हल्का कांपता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं। वो लगभग अपना संतुलन खो देती है। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे धीरे से छोड़ देता हूँ, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। मेरा अवेकनिंग बहुत डरावना होने वाला है। फिर मैं मुड़ जाता हूँ। हजारों शब्द मेरे सीने में भरे हैं, लेकिन मैं एक भी बाहर नहीं आने देता। राइली का चेहरा लाल हो जाता है। वो थोड़ा सिर झुकाकर मेरी पीठ की तरफ चोरी से देखती है, अभी भी पूरी तरह संभली नहीं है। अगला, डैनियल, हिडन कॉम्बैट क्लास, आर्मर ब्रेकर, इनेट एट्रीब्यूट रैंक, 8 स्टार्स। टीचर की अनाउंसमेंट भीड़ में हलचल मचा देती है। 8 स्टार टैलेंट और एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी में साल की शुरुआत में ही एक मिल गया।
सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, लीडरशिप सीट्स पर बैठे फैकल्टी मेंबर्स भी खुलकर खुश होते हैं। एक्सीलेंट, साल की क्या शुरुआत है। मैं स्टेज पर खड़े डेनियल को देखता हूँ। मेरा चेहरा पूरी तरह अनरीडेबल था। उसका अवेकनिंग बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही है। उसका परिवार ड्रैकोनस फेडरेशन के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक है। उन्होंने उस पर एंडलेस रिसोर्सेज खर्च किए, उसे असाधारण ऊंचाइयों तक धकेला, और उसमें मेरा भी हाथ था। मेरी पास्ट लाइफ में इस बार मुझे उसे शुरुआत से ही कुचलना होगा। इस खून के कर्ज को चुकाना ही होगा। अब राइली की बारी है। वह स्टेज तक जॉग करती हुई जाती है और अवेकनिंग मोनोलिथ पर अपना हाथ रखती है। एक हल्की ग्रे मिस्ट उठती है और धीरे धीरे एक एंशिएंट साइथ में बदल जाती है, जिस पर पुराने रूनिक इंस्क्रिप्शंस बने हैं। हिडन कॉम्बैट क्लास, सोल समनर, इनेट रैंक 7 स्टार्स। पूरा हॉल फिर से गूंज उठता है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जेंटल फेस वाली लड़की इतना डार्क और वायलेंट कुछ अवेकन करेगी। फिर मेरी बारी आती है। मैं अवेकनिंग मोनोलिथ तक जाता हूँ, धीरे से सांस लेता हूँ और अपना हाथ उस पर रख देता हूँ। अगले ही पल दुनिया बदल जाती है। एक टेरिफाइंग एनर्जी सर्ज बाहर फूट पड़ती है, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। हर स्टूडेंट और टीचर शॉक में आ जाता है। लीडरशिप रो में बैठे फैकल्टी मेंबर्स, 10 से ज्यादा लोग, विजिबली कांपने लगते हैं। क्या ये 9 स्टार्स से ऊपर का टैलेंट हो सकता है? मैं खुद भी हैरान हूँ। मेरा ओरिजिनल स्टार्टिंग क्लास असैसिन होना चाहिए था, लेकिन जो फिनोमिनन मेरे आसपास हो रहा है वो किसी भी ऑर्डिनरी असैसिन के बस की बात नहीं। तभी सिस्टम जवाब देता है, अ न्यू क्लास हैज बीन बाउंड टू यू। हवा में भरी टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठा होती है और कंप्रेस होकर एक लॉन्ग सोर्ड का शेप लेने लगती है। उसकी 3 फुट ब्लेड के आसपास की स्पेस में हेयरलाइन क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अवेकनिंग कंप्लीट। मिथिक क्लास, ब्लेड सेंट। मेरा सिर घूमने लगता है। ये मिथिक है, लेजेंडरी से एक पूरा टियर ऊपर। इतिहास में किसी ने भी शुरुआत में मिथिक क्लास अवेकन नहीं किया। शायद मैं ही पहला हूँ। मैं तुरंत अपना पैसिव स्किल टोटल कंसीलमेंट एक्टिवेट करता हूँ और अपने ब्लेड सेंट क्लास को एक सिमिलर साउंडिंग सोर्ड चैनलर में डिस्गाइज कर देता हूँ। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं असल में क्या हूँ। इससे जो ट्रबल आएगा वो वर्थ नहीं है। अवेकनिंग मोनोलिथ के आसपास का फिनोमिनन शांत हो जाता है और एक सॉलिड लॉन्ग सोर्ड में कंडेंस हो जाता है। हर स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर उस मैसिव इथीरियल ब्लेड को घूर रहा है जो आसमान में सस्पेंडेड है। पूरा कैंपस एकदम साइलेंट हो जाता है। कुछ देर बाद अवेकनिंग टीचर मुश्किल से रिजल्ट अनाउंस करता है। क्रेस्ट, इनेट एट्रीब्यूट रैंक 10 स्टार्स। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, हॉल फट पड़ता है। 10 स्टार्स? ये बच्चा आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? मैंने सोचा था डेनियल का 8 स्टार आर्मर ब्रेकर ही इंसेन था, और अब ये एक परफेक्ट 10 स्टार्स। टीचर आगे बोलता है, हिडन क्लास, सोर्ड चैनलर। हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर दोबारा एक्सप्लोड कर उठता है। कोई वे नहीं। मुझे लगा ये सोर्ड्समैन होगा। ये सोर्ड चैनलर कैसे हो सकता है? उफ, एनवी से मर ही गया था। कम से कम सोर्ड चैनलर उन मैक्स्ड आउट स्टैट्स को बैलेंस कर देता है। भीड़ मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ बड़बड़ाने लगती है। सरफेस पर सोर्ड चैनलर सोर्ड्समैन जैसा लगता है, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग हैं। सोर्ड्समैन एक प्योर मेले क्लास है, जबकि सोर्ड चैनलर क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों में एक्सेल करता है। ये एक हिडन क्लास है जो फिजिकल और मैजिकल अटैक्स दोनों को साथ में डेवलप करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साफ है। ये शुरुआत में बहुत कमजोर होता है। ड्यूअल कल्टीवेशन में स्टैंडर्ड क्लास से कहीं ज्यादा एट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए अर्ली स्टेजेस में सोर्ड चैनलर एक ऑर्डिनरी सोर्ड्समैन से काफी पीछे रह जाता है। मैं अपना एक्सप्रेशन फ्लैट रखता हूँ। अगर मेरा असली क्लास ब्लेड सेंट सामने आ गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डबल एज्ड सोर्ड होंगे। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। फैकल्टी सीट्स भी उतनी ही जोर से गूंज रही हैं। गुड हेवंस, एक हिडन क्लास और 8-10 स्टार एट्रीब्यूट्स। आर्नफॉल सिटी में ऐसा टैलेंट दशकों में नहीं मिलेगा। हाँ, सोर्ड चैनलर शुरुआत में वीक होता है, लेकिन लेट गेम में इसकी पोटेंशियल इमेंस होती है। बस इसे पीक तक पहुंचने के लिए इनॉर्मस रिसोर्सेज चाहिए। डायरेक्टर होल्टन, स्कूल वॉल्ट में जाओ और तुरंत एक मैरो एसेंशन पिल लेकर आओ। मैं इसे इस स्टूडेंट को रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ग्रेसन का एक्सप्रेशन गंभीर है। वो डिसाइसिवली अपना हाथ हिलाते हैं। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, मैं देखता हूँ डैनियल और एग्निया मुझे घूर रहे हैं, विजिबली शेकन। डैनियल की मुट्ठियां भींची हुई हैं, उसकी आंखें डार्क हैं। वो डैनियल फैमिली का एल्डेस्ट सन है। उसे स्कूल का सबसे टैलेंटेड पर्सन होना था और मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। वह झुकता है और आग्ना के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? रिलैक्स, तुम्हें इसे ज्यादा देर तक सहना नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ साल, जब तक हम उससे जितना निकाल सकते हैं निकाल लें, फिर किसी डंजन के अंदर मौका ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे। एजी धीरे से सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल जाती है। मैं ये सब देखता हूँ। दूरी इतनी ज्यादा है कि एक शब्द भी सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे पहले से सब पता है। जब उन्हें लगता है कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो वो इसे ग्रीटिंग समझ लेते हैं। डैनियल तो मुस्कुराते हुए हाथ भी हिलाता है। हर एंगल से इनोसेंस की तस्वीर। एग्निया अपने बाल झटकती है और मुझे एक फ्लर्टेशियस विंक देती है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ कंटेम्प्ट से भरी है। एक ब्रोक फूल तो ब्रोक फूल ही रहेगा। 10 स्टार एट्रीब्यूट्स के बाद भी ये अभी भी मेरे पीछे ही रेंग रहा है। पैथेटिक।
लेकिन मैंने 2 जिंदगियां जी हैं। मैं उसे पूरी तरह देख सकता हूँ। जितना चाहे एरोगेंस में डूबी रहो, तुम आज की रात सरवाइव नहीं करोगी। मैं शांत और बिना जल्दबाजी के कदमों से अपनी क्लास की तरफ लौटता हूँ। मेरे क्लासमेट्स तुरंत मुझे घेर लेते हैं। सोर्ड चैनलर भले ही सबसे फ्लैशी क्लास ना हो, लेकिन मैक्स्ड आउट स्टैट्स लोगों को पतंगे की तरह खींच लेते हैं। कई लोग पास आकर मेरी चापलूसी करते हैं, कुछ तो पुरानी दोस्ती का नाटक भी करते हैं ताकि मेरे करीब आ सकें। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और सब जाने देता हूँ। चेहरा जानना और दिल जानना अलग बात है। इस लाइफ में मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। राइली भीड़ के किनारे खड़ी है, दूरी से मुझे देख रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, उसकी आंखों में जरा भी फ्लैटरी नहीं। उसे क्रेस्ट पसंद है, सिर्फ वही, उसके साथ आने वाली किसी चीज के लिए नहीं। अवेकनिंग सेरेमोनी जारी रहती है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स के टैलेंट्स साधारण हैं। एक एक्सेप्शन मेरा ध्यान खींचता है। क्लास 4 का जेन, वो 9 स्टार हिडन क्लास, डीमन हंटर अवेकन करता है। इससे काफी हलचल होती है, लेकिन मेरे 10 स्टार्स के सामने इवन 9 स्टार भी वैसी लहर नहीं बना पाता। मैं जेन को ध्यान से देखता हूँ, सोच में डूबा हुआ। मेरी पास्ट लाइफ में वो बिगिनर डंजन के अंदर मर गया था। अवेकनिंग सेरेमोनी खत्म होने के बाद मैं अपने डॉर्म में लौटता हूँ और अपना पर्सनल स्टेटस पैनल खोलता हूँ। क्रेस्ट लेवल 1, क्लास ब्लेड सेंट, मिथिक टियर, वर्ल्ड्स ओनली, स्ट्रेंथ 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10, लक 10, टैलेंट ऑल रिफाइन, प्राइमल सोर्ड सोल, स्किल्स गॉड स्लेयर स्ट्राइक, टोटल कंसीलमेंट, फैंटम स्टेप, आई ऑफ इनसाइट। यही होता है 10 स्टारफुल एट्रीब्यूट्स का मतलब। हर स्टैट 10 से शुरू होता है। लेवल 1 पर ही कुल 50 पॉइंट्स। मेरे बेस स्टैट्स पहले से ही लेवल 5 के अवेकेंट फाइटर्स के बराबर हैं। मैं अपने पैनल में एक एडिशनल टैलेंट नोटिस करता हूँ, प्राइमल सोर्ड सोल। जैसे ही मैं पढ़ता हूँ कि ये क्या करता है, मेरी सांस रुक जाती है। ये मुझे किसी भी सोर्ड स्किल को सीखने की अनुमति देता है, बिना किसी प्री रिक्विजिट के। सभी सोर्ड स्किल्स का डैमेज, स्पीड और मास्टरी ग्रोथ 300% बढ़ जाता है, और ये इफेक्ट मेरे रैंक बढ़ने के साथ और मजबूत होता जाता है। मैं उन नंबर्स को अविश्वास से देखता हूँ। बाकी सब छोड़ भी दें, सिर्फ 3 गुना सोर्ड स्किल डैमेज ही काफी है। इसका मतलब है कि सबसे बेसिक आयरन सोर्ड के साथ भी मैं लेवल 3 से नीचे के किसी भी मॉन्स्टर को सोलो कर सकता हूँ, और ये तब है जब मुझे एक भी सोर्ड टेक्निक नहीं आती, और इसके ऊपर मेरे पास पास्ट लाइफ के स्किल्स भी हैं। प्रैक्टिकली मैं एक डुअल क्लास फाइटर जैसा हूँ, और अगर सोर्ड कभी काफी न हो तो मुझे बस एक डैगर निकालना होगा। कल सुबह बिगिनर डंजन डिसेंड करेगा, हर न्यूली अवेकेंड प्लेयर उसमें खींच लिया जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने हिडन बॉस से बचकर निकलना चुना था। वो बहुत खतरनाक था, लेकिन इस बार मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। मैं अभी शुरुआत में हूँ और मुझे हर रिसोर्स चाहिए। थोड़ा रिस्क लेना बनता है। मैं अकेला जाऊंगा और हिडन बॉस को खुद खत्म करूंगा। जहां तक राइली की बात है, वो ठीक रहेगी। मेरी पास्ट लाइफ के अनुसार उसने दूसरे ग्रुप के साथ सेफली डंजन कंप्लीट किया था, बिना एक स्क्रैच के। अब रिवेंज के बारे में सोचने का समय है। मेरे होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है जब मैं अग्ना का भेजा हुआ मैसेज देखता हूँ। क्रेस्ट, क्या तुम्हें हमेशा से मैं पसंद नहीं थी? वेल, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं खुद से मुस्कुराता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पास्ट लाइफ में हुआ था, शब्द शब्द। ये मैसेजेस, यही वो चीज थी जिसने उसी रात हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म किया था। मैं तुरंत रिप्लाई टाइप करता हूँ, टुनाइट मेन बिल्डिंग की रूफटॉप, अकेले आना। मैसेज भेजने के बाद मैं कैंपस से निकलता हूँ और अपनी याददाश्त के सहारे सीधे एक वेपन शॉप की तरफ बढ़ जाता हूँ। अपने पास्ट लाइफ से मुझे पता है कि इस शॉप में एक स्टोन लॉन्ग स्वॉर्ड मौजूद है। बाहर की पत्थर जैसी परत को तोड़ते ही अंदर छिपी असली ब्लेड सामने आ जाती है। ये एक सिल्वर टियर लॉन्ग स्वॉर्ड है, लेकिन इसकी खुरदरी बाहरी शक्ल ने अब तक किसी को इसकी असली कीमत समझने नहीं दी। मुझे इसे किसी और से पहले हासिल करना होगा। जैसे ही मैं पहुंचता हूं, वहां पहले से मौजूद स्टूडेंट्स के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहट फैल जाती है। वे एक दूसरे को देखते हैं और धीमे स्वर में बात करते हैं। मैं सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे काउंटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। तभी करीब मिड-20s की एक युवा महिला भीड़ से बाहर निकलती है और मेरा रास्ता रोक लेती है। उसने गोल्ड रिम ग्लासेस पहन रखे हैं और उसके व्यक्तित्व में एक सधा हुआ आत्मविश्वास और शाही एलिगेंस झलकता है। एक्सक्यूज मी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इजाबेला हूँ, आर्म कंसोर्शियम की वाइस डायरेक्टर। आज आप जो भी वेपन खरीदेंगे उसका पूरा खर्च कंसोर्शियम उठाएगा। कमरे में मौजूद सभी स्टूडेंट्स एकदम से हैरान होकर सांस खींच लेते हैं। ये ऑफर सच में चौंका देने वाला है। वेपन शॉप्स दुनिया की सबसे महंगी जगहों में गिनी जाती हैं। आम परिवार तो यहाँ झांकने तक की हिम्मत नहीं करते, खरीदना तो दूर की बात है। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। पूरा खर्च आप कह रही हैं, इसके बदले में मुझे आपको क्या देना होगा इजाबेला? मेरा शांत जवाब उसे थोड़ी देर के लिए चौंका देता है। उसने पहले से मेरी जानकारी जुटा रखी थी। उसे पता था कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ जो यहाँ आने के लिए भी मुश्किल से पैसे जोड़ पाया होगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे ऑफर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होऊंगा। लगता है क्रेस्ट सिर्फ असाधारण प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि काफी समझदार भी है। तुमने सही समझा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इजाबेला मुस्कुराती है और भीड़ की तरफ इशारा करती है। नीले कपड़ों में एक पतली सी लड़की आगे आती है। ये मेरी छोटी बहन है क्लॉडिया। तुम्हें बस इसके साथ टीम बनाकर बिगिनर डंजन में इसकी रक्षा करनी होगी। बदले में मैं तुम्हारे चुने हुए किसी भी वेपन का खर्च उठाऊंगी। क्या कहते हो? मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। मैं क्लॉडिया को ध्यान से देखता हूँ। उसकी आंखों के पीछे एक शांत गर्व छिपा हुआ है। उसका टैलेंट शायद मुझसे कम हो, लेकिन उसके पास पैसा है और बहुत ज्यादा है। इस तरह के सौदे मेरे लिए नए नहीं हैं। सिर्फ न्यूली अवेकेंड प्लेयर्स ही बिगिनर डंजन में जा सकते हैं। कोई फैमिली गार्ड या हायर्ड फाइटर उनके साथ अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ओरम फैमिली की दूसरी बेटी को एक खतरनाक जगह में बिना किसी सुरक्षा के जाना होगा। जाहिर है उसे अपने साथ एक मजबूत फाइटर चाहिए और मैं इसके लिए एकदम सही हूँ। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैं अपनी ठुड्डी सहलाता हूँ और जितना हो सके उतना मासूम चेहरा बनाता हूँ। ठीक है फिर, मुझे फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड चाहिए। जैसे ही मैं यह कहता हूँ, इजाबेला की आंखों में हल्का सा बदलाव आता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी मांग रखूंगा। फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड एक डायमंड टियर वेपन इस शॉप की सबसे कीमती चीज है, जिसकी कीमत लाखों एडवेंट कॉइन्स में है। उसके जैसी अमीर इंसान के लिए भी इसे तुरंत खरीद पाना आसान नहीं है। उसने सोचा था कि एक सिल्वर टियर वेपन मेरे जैसे साधारण और गरीब स्टूडेंट के लिए काफी होगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्या यह सच में गंभीर है? ये बहुत बड़ी मांग है। हाँ, स्टैट्स के हिसाब से ये टॉप न्यू टैलेंट है, लेकिन इसका क्लास सोर्ड चैनलर है, जो शुरुआती स्टेज में काफी कमजोर माना जाता है। ये डायमंड टियर वेपन है और सवाल ये है कि क्या यह इसे इस्तेमाल भी कर पाएगा या नहीं। इजाबेला की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट चमकती है। मैंने उसे सबके सामने मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। क्या तुम सच में गंभीर हो? मैं उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मासूमियत से सिर हिलाता हूँ। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? मेरा यह व्यवहार उसके अंदर गुस्सा पैदा करता है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं होने देती। एक बिजनेस वुमन के लिए फायदा और नुकसान का संतुलन ही सबसे जरूरी होता है। उसके परिवार के पास पैसा है, लेकिन असीमित नहीं कि वह यूं ही खर्च कर सके। आखिरकार वह हल्की सी सांस छोड़ती है। मुझे माफ करना क्रिस्ट, क्या तुम कुछ और चुन सकते हो? फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड बहुत ज्यादा महंगी है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौजूदा ताकत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को सही ठहराती है। अगर तुम सिल्वर टियर वेपन चुनो तो मैं खुशी से मान जाऊंगी। वह एक पेशेवर मुस्कान देती है। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज सीधी और अंतिम होती है। तो फिर रहने दीजिए, या तो वही सोर्ड या कुछ भी नहीं। इजाबेला की भौहें हल्की सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में असंतोष की झलक उभरती है। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल पक्का। उसकी नजर ठंडी हो जाती है। वह हल्का सा सिर हिलाती है। ठीक है फिर क्लॉडिया, चलते हैं। क्लॉडिया मुझे एक संतुलित नजर से देखती है। ये पहली बार है जब उसने अपनी बहन को किसी नेगोशिएशन में पीछे हटते देखा है। इससे उसके मन में मेरे लिए एक अलग ही छाप बनती है। ये क्लासमेट सिर्फ असाधारण टैलेंट वाला नहीं है, इसका दिमाग भी कुछ अलग ही स्तर का है। उनके जाते ही मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मेरा कभी इरादा था ही नहीं मानने का, लेकिन सीधा इनकार करने से और दबाव बढ़ जाता। फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड मांगना सबसे आसान तरीका था उन्हें पीछे हटाने का। वैसे भी मैं डंजन के सबसे खतरनाक जोन में अकेले जाकर हिडन बॉस से लड़ने वाला हूँ। क्लॉडिया को साथ लाना इसे नामुमकिन बना देता। मैं भीड़ को पार करता हूँ और अकेले काउंटर तक पहुँचता हूँ। मैं एक फीमेल अटेंडेंट की तरफ देखता हूँ। मेरे लिए वह स्टोन सोर्ड नीचे उतार दीजिए। अटेंडेंट रुकती है, फिर मेरी उंगली के इशारे का पीछा करती है। वहां दीवार के डिस्प्ले केस के पीछे एक बदसूरत उभरी खाबरी पत्थर की चीज लटकी हुई है, जो मुश्किल से लॉन्ग सोर्ड जैसी दिखती है। ये किसी हथियार से ज्यादा अधूरा पत्थर लगता है। इससे किसी को चोट पहुंचाना भी मुश्किल होगा। अटेंडेंट पलक झपकाती है, साफ तौर पर हैरान। क्या आप सच में यही लेना चाहते हैं? मैं सिर हिलाता हूँ। वह हल्की सांस लेकर डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ कमांड्स दबाती है, केस नीचे करती है और स्टोन सोर्ड मुझे थमा देती है। मैं सोर्ड को पकड़कर उसका वजन महसूस करता हूँ। मेरी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरती है, क्योंकि आई ऑफ इनसाइट तुरंत वेपन को स्कैन करता है। स्टोन हस्क सिल्वर टियर एफ रैंक डंजन के बीस्ट से गिरा हुआ अंदर सील्ड सिल्वर टियर ब्लेड मौजूद है। अपने पास्ट लाइफ में मैंने एक स्टूडेंट को यही सोर्ड खरीदते देखा था। डंजन के अंदर उसने गलती से पत्थर की परत तोड़ दी और तभी असली ब्लेड सामने आई। तभी मुझे इसका राज पता चला था। बुरा नहीं है। इसकी कीमत क्या है? मैं एक हाथ में सोर्ड पकड़े पूछता हूँ। हमारे मैनेजर की पॉलिसी के अनुसार अवेकनिंग डे पर सभी न्यूली अवेकेंड प्लेयर्स को उनके एट्रीब्यूट रैंक के आधार पर डिस्काउंट मिलता है। जिनके पास 5 स्टार्स या उससे ज्यादा होते हैं, उन्हें वेपन्स 50% डिस्काउंट पर मिलते हैं। ये स्टोन सोर्ड सामान्यतः 8000 एडवेंट कॉइन्स की है, लेकिन आपके डिस्काउंट के बाद यह 500 में पड़ेगी। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। ये मैं संभाल सकता हूँ। सामान्य सिल्वर टियर वेपन्स की कीमत लगभग 10,000 से शुरू होती है।
अगर इसकी पत्थर की परत टूट जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 गुना हो जाएगी, और इस वक्त मेरी पूरी बचत भी 500 कॉइन्स ही है। ट्रांजैक्शन पूरा होता है और सोड मेरी हो जाती है। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद। अटेंडेंट हल्का झुककर मुस्कुराती है, एक अभ्यास की हुई मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। क्या यह पागल हो गया है? सस्ता है, लेकिन क्या इससे कुछ मारा जा सकता है? यह खरीदना तो आत्महत्या जैसा है। लेकिन भीड़ में एक चश्मा पहने स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है। डंजन में स्टोन वेपन्स अक्सर गिरते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बेकार होते हैं, एक ही वार में टूट जाते हैं। हालांकि बहुत ही कम संभावना होती है कि कोई स्टोन वेपन असल में सील्ड ब्लेड हो। क्या यह उसी पर दांव लगा रहा है? उसके शब्द भीड़ को शांत नहीं करते, बल्कि और मजाक उड़ाने का कारण बनते हैं। मेरे पिता ब्लैकस्मिथ हैं। मुझे पता है कि ऐसी संभावना कितनी कम होती है। मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी शॉप के सारे स्टोन वेपन्स मिलाकर भी एक ढंग की ब्लेड नहीं देंगे। 500 कॉइन्स ऐसे ऑड्स पर खर्च करना, ये पूरी तरह मूर्खता है। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, फिर चलते चलते रुक जाता हूँ। मेरे होंठों के किनारे पर धीमी मुस्कान उभरती है। कोई शर्त लगाना चाहता है? अगर मैं इस सोर्ड को तोड़कर असली ब्लेड निकाल दूं, तो तुम मुझे 3000 एडवेंट कॉइन्स दोगे। अगर नहीं निकली तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। कोई तैयार है? मेरी आवाज पूरी शॉप में गूंजती है। स्टूडेंट्स, स्टाफ, यहाँ तक कि अटेंडेंट्स भी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं पागल हो गया हूँ। सील्ड ब्लेड मिलने की संभावना 1000 में 1, शायद 10,000 में 1 होती है। उनके मैनेजर या सबसे अनुभवी ब्लैकस्मिथ भी इस स्टोन में कुछ खास नहीं देख पाए, और फिर भी मैं इस पर दांव लगाने को तैयार हूँ। ये तो जैसे खुद पैसे बांटने जैसा है। स्टूडेंट्स तुरंत आगे आते हैं, इस मौके का फायदा उठाने के लिए उत्साहित। एक चौड़े कंधों वाला स्टूडेंट सबसे पहले आगे पहुंचता है, चेहरे पर जीत की चमक ली। मैं ये शर्त लेता हूँ। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और उस पर आई ऑफ इनसाइट चलाता हूँ। ब्रूट लेवल 1, क्लास आयरन वैनगार्ड, स्किलफुल फोर्स क्लीव। कैंपस का एक जाना पहचाना चेहरा। यह आदमी बदनाम है, एक बुली जो बिना पैसे वालों की जिंदगी नरक बना देता है। मेरे पास्ट लाइफ में इसी ने बिगिनर डंजन के दौरान मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। इसे इस बार फंसाने में मुझे बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं होता। चलो इसे ऑफिशियल बनाते हैं। एक ख्याल के साथ हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पैनल उभर आता है। शर्तों की पूरी जानकारी सामने दिखती है। जैसे ही दोनों पक्ष साइन करते हैं, वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं रहता। अगर मैं जीतता हूं तो सिर्फ 3000 मिलेंगे, अगर हारता हूं तो 5000 का नुकसान, और सील्ड ब्लेड मिलने की संभावना पहले से ही बेहद कम है। हर नजरिए से देखें तो यह डील मेरे लिए बहुत खराब लगती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान हैं। ये सच में ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर रहा है। अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण कोई पीछे नहीं हट सकता। ब्रूटो कॉन्ट्रैक्ट को घूरता है, एक पल के लिए झिझकता है, फिर फैसला कर लेता है। उसके पक्ष में ऑड्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसा मौका कौन छोड़ता है? वैसे भी 3000 एडवेंट कॉइन्स उसके परिवार के लिए कुछ खास नहीं है। मुझे नीचा दिखाना ही उसके लिए काफी है। वह बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। ब्रूटो अपनी बाहें मोड़कर मुस्कुराता है। चलो फिर, अपनी पत्थर की खिलौना तोड़ो। सच कहूं तो मुझे शक है कि तुम्हारे जैसे गरीब के पास 5000 चुकाने के पैसे भी होंगे या नहीं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। उसकी घमंडी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह गहरा सदमा ले लेता है, क्योंकि उसी पल मैं स्टोन सोर्ड को नीचे लाकर जोर से तोड़ देता हूँ। एक तेज क्रैक पूरी शॉप में गूंजता है। हर इंसान वहीं ठहर जाता है। शोर खत्म हो जाता है। अफरा तफरी की जगह पूरी खामोशी छा जाती है। पत्थर के टुकड़े गिरते हैं और फिर वह सामने आता है। एक प्राचीन दिखने वाली काली स्टील सोर्ड, लगभग 3 FT लंबी डार्क ब्लेड, जिसमें गहरे क्रिम्सन वेन्स बहते खून की तरह धड़कते हुए नजर आते हैं। क्रिम्सन वेन्ड आयरन सोर्ड, सिल्वर लोअर ग्रेड, स्पेशल ट्रेट ब्लड रिंकर। किसी मॉन्स्टर को घायल करने पर ब्लेड उसका खून सोख कर यूजर की हेल्थ रिस्टोर करता है। आई ऑफ इनसाइट इसकी पूरी जानकारी दिखाता है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक ऐसा वेपन जो हर वार के साथ मुझे हील करता है, जैसे हर लड़ाई में मेरे साथ एक पर्सनल मेडिक हो। आसपास खड़े सभी लोग जैसे बिजली गिरने से जड़ हो गए हों। लंबी खामोशी के बाद एक स्टूडेंट बोल पाता है। इसने सच में सील्ड ब्लेड निकाल ली, और दिखने से यह कम से कम सिल्वर टीयर है। ब्रूटो का चेहरा इसे देखते ही पीला पड़ जाता है। वह अनजाने में एक कदम पीछे हटता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। यह नामुमकिन है। वह लंबे और भारी विराम के बाद बोलता है। उसने सोचा था कि यह उसका जीतने का पल होगा, लेकिन वह पूरी तरह खेला जा चुका है। मैं शांत चेहरा बनाए रखता हूँ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, जैसे यह परिणाम पहले से तय था। पैसे दो ब्रूटो। वह दांत पीसता है और मुश्किल से बोलता है, लकी ब्रेक। फिर वह अपने अकाउंट से 3000 एडवेंट कॉइन्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में कानून के बराबर होता है। सबसे ताकतवर लोग भी इसे तोड़ नहीं सकते। पेमेंट मिस करने पर इंटरेस्ट हर सेकंड बढ़ता है। उसके पास अभी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं वेपन शॉप से आराम से बाहर निकलता हूँ। मेरा चेहरा उतना ही शांत है जितना पहले था। ब्रूट मुझे जाते हुए देखता है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म के बीच बदलता रहता है, जैसे वह फटने वाला हो। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई निकलती है।
क्रेस्ट, मैं इसे नहीं भूलूंगा। अपने प्राइवेट डॉर्म रूम में वापस आकर मैं सोर्ड को सामने रखता हूँ और ऑल रिफाइन एक्टिवेट करता हूँ। एक पवित्र सुनहरी रोशनी फैलती है और सोर्ड मेरी आंखों के सामने बदलने लगती है। ब्लड थर्स्ट ब्लेड, सिल्वर अपर ग्रेड। ब्लड रिंकर, किसी मॉन्स्टर को घायल करने पर हेल्थ रिस्टोर होती है। ब्लड किल, किसी मॉन्स्टर को मारने पर 30 सेकंड्स के लिए सभी एट्रीब्यूट्स 5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। मैं सच में हैरान हूँ। ये टैलेंट अपने नाम के मुताबिक है, सीधे लोअर सिल्वर से अपर सिल्वर तक का जंप, और साथ में एक नया स्पेशल इफेक्ट अनलॉक हो गया। ब्लेड खुद भी बदल गई है, ज्यादा भारी, ज्यादा तेज, बस पकड़ते ही फर्क महसूस होता है। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, रात हो चुकी है। इसका मतलब है अब एजीएन से मिलने का समय आ गया है। मैं अकेले डॉर्म से बाहर निकलता हूँ। कुछ ही पलों बाद मैं रूफटॉप पर खड़ा हूँ। मेरी जेब में एक साधारण डैगर छुपा हुआ है। गॉड स्लेयर स्ट्राइक अपनी पूरी ताकत डैगर के साथ दिखाता है। सोर्ड के साथ इसका पावर काफी कम हो जाता है। मैं आग्ना को अपने सबसे ताकतवर मूव से खत्म करने वाला हूँ। क्रेस्ट, क्या तुम्हें सच में इतनी सुनसान जगह चुननी थी? आग्ना एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में आती है। उसकी बेचैनी मुश्किल से छिप रही है। मैंने कहा था कि मैंने अपना मन बदल लिया है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक ट्रायल पीरियड से गुजरने दूंगी, फिर फैसला करूंगी। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। वह धीमी चालाक मुस्कान के साथ बात खत्म करती है। मैं अंदर ही अंदर ठंडा हंसता हूँ। ट्रायल पीरियड, असल में इसका मतलब है मुझे एक आज्ञाकारी नौकर की तरह इस्तेमाल करना, दिन रात डंजन में लड़ना और फिर ज्यादातर रिवॉर्ड्स उसे दे देना। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पूरी तरह बेवकूफ था। मैंने अपनी कमाई का लगभग सब कुछ उसे दे दिया था। चांदनी के नीचे मेरी मुस्कान अब खून की प्यास से भरी लगती है और अग्निया इसे महसूस कर लेती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसे महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही। मैं बिना किसी भाव के उसकी तरफ बढ़ता हूँ। हर कदम के साथ उसे और साफ महसूस होता है। मेरे अंदर से निकलती किलिंग इंटेंट ठंडी तलवार की तरह फैल रही है। कुछ गलत है। वह घबराने लगती है। क्रेस्ट, रुक जाओ और पास मत आओ। वह अपने हाथ उठाकर धीरे धीरे पीछे हटती है, खुद को तैयार करते हुए। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। एक झटके में मैं आगे बढ़ता हूँ और जेब से डैगर निकाल लेता हूँ। जैसे ही वह डैगर देखती है, एग्नेस की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना निर्दयी हो सकता हूँ। अब उसे समझ आता है कि मैंने इतनी सुनसान जगह क्यों चुनी। घबरा कर वह चिल्लाती है, तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? डेनियल तुम्हें इसकी कीमत चुकवाएगा। मैं जानबूझकर उलझन भरा चेहरा बनाता हूँ और रुक जाता हूँ। डेनियल का नाम क्यों ले रही हो? मेरी प्रतिक्रिया उसे यकीन दिलाती है कि उसने मुझे डरा दिया है। डेनियल का परिवार ड्रैकोनस फेडरेशन के 3 सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। 10 स्टार टैलेंट भी उनके सामने नहीं टिक सकता। ठीक है, मैं बता देती हूँ। डेनियल ने ही मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए भेजा था। तुम अब तक समझ ही गए होंगे, इसीलिए मैं नाटक खत्म कर रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे जैसे गरीब इंसान से मैं प्रभावित हो जाऊंगी और तुम मुझे मारना चाहते हो? कितना हास्यास्पद है। सिर्फ डेनियल का नाम लेना ही तुम्हें रोकने के लिए काफी है। वह घमंड से भरी खड़ी रहती है। उसकी मुस्कान ठंडी और निर्दयी है, लेकिन उसे जो मिलता है वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। मैं न कांपता हूँ न हिचकिचाता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत होती है। अच्छा, मरने के लिए तैयार हो? वह एकदम स्थिर हो जाती है। उसे लगा था कि उसका नाम मुझे रोक देगा, इसलिए उसने इतने जहरीले शब्द बोले। हिम्मत है तो करके दिखाओ। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। मैं हरकत करता हूँ। मेरा पूरा शरीर खून जैसे लाल प्रकाश की एक लकीर बन जाता है, एक भयानक लहर जो आग्ना को एक पल में निगल लेती है। उसे लगता है जैसे वह खून के समुद्र और लाशों के पहाड़ों में डूब गई हो। चारों तरफ चीखती आत्माओं की आवाज गूंज रही हो। ब्लेड उसकी गर्दन पर एक सीधी रेखा खींच देता है। उसकी आंखों में सिर्फ अविश्वास बचता है। उसका सारा घमंड एक पल में खत्म हो जाता है। उसका शरीर गिर जाता है। मैं उसके शरीर की तरफ देखता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब संतोष है और उसके नीचे गहरी थकान। मेरा दिमाग धुंधला होने लगता है। स्पिरिट एनर्जी खत्म होने के संकेत। गॉड स्लेयर स्ट्राइक अभी भी बहुत महंगा है। मेरे मौजूदा लेवल पर मैं इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं झुकता हूँ और एग्नेस की जेब से उसका फोन निकालता हूँ। मैं हमारे बीच के सारे मैसेजेस डिलीट करता हूँ, फिर फोन को अपने हाथ में तोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं डॉर्म में वापस आता हूँ, दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रखा मिलता है जिसके ऊपर प्रिंसिपल ग्रेसन के साइन वाला लेटर है। बॉक्स के अंदर 2 चीजें हैं, मैरो एसेंशन पिल, गोल्ड, मिड ग्रेड। इसे लेने पर शरीर को अंदर से साफ करता है और फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है। हर व्यक्ति पर सिर्फ एक बार असर करता है। मौजूदा कीमत 200,000 एडवेंट कॉइन्स। सर्पेंट स्केल शैडो आर्मर, सिल्वर, मिड ग्रेड। एक मास्टर आर्मर स्मिथ द्वारा बनाया गया, पहनने पर फुसफुसाहट जितना शांत
और क्लॉज, ब्लेड्स व अन्य शार्प अटैक्स को रोकने में सक्षम। कीमत 5000 एडवेंट कॉइन्स। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। ग्रेसन बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता। सिर्फ मैरो असेंशन पिल ही नहीं बल्कि एक डिफेंसिव आर्मर भी देता है। वह साफ तौर पर मेरी सुरक्षा में पूरा निवेश करना चाहता है। दुर्भाग्य से ये दोनों आइटम्स प्राइमारा के स्मिथ्स और एल्केमिस्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, डंजन लूट से नहीं, इसलिए ऑल रिफाइन इन पर काम नहीं करता। मैं लेटर उठाता हूँ। हेलो क्रेस्ट, मेरा नाम ग्रेसन है, एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी का प्रिंसिपल। अंदर की मैरो असेंशन पिल स्कूल की तरफ से एक गिफ्ट है और आर्मर मेरी तरफ से। मैंने तुम्हारी स्कॉलरशिप भी इस साल के लिए 10,000 एडवेंट कॉइन्स कर दी है। एक दिन तुम सबसे बहुत ऊपर खड़े हो सकते हो। जब भी वह दिन आए जहां से तुमने शुरुआत की, उसे मत भूलना। तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। यह एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ग्रेसन शॉर्ट टर्म फायदा नहीं देख रहा। वह इस बात पर दांव लगा रहा है कि मैं आगे क्या बनूंगा। ऐसी दूरदर्शिता उसे एग्नियर जैसे छोटे सोच वाले लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। मैं बिना हिचकिचाए मैरो असेंशन पिल निगल लेता हूँ। मेरे शरीर से हल्की रोशनी फैलती है। कॉन्स्टिट्यूशन +10, एक्सपीरियंस 500, रैंक बढ़कर लेवल 2 हो जाता है। 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं खड़ा होकर अपना पैनल देखता हूँ। मैं सारे डन पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता हूँ। सोर्ड क्लास के लिए स्पीड और फ्लूइडिटी ही सब कुछ होती है। ये मेरे पास्ट लाइफ के असैसिन से बहुत अलग नहीं है। फिर मैं लेट जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और नींद को खुद पर हावी होने देता हूँ। गॉड स्लेयर स्ट्राइक ने मेरे शरीर पर भारी असर डाला है। पूरी ताकत पाने के लिए मुझे आराम चाहिए। जब मैं उठता हूँ तब तक अगली सुबह हो चुकी होती है। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, गहरे नीले प्रकाश का एक स्तंभ मुझे घेर लेता है। अगले ही पल मेरा शरीर प्राइमारा से गायब हो जाता है। जब मैं फिर से आंखें खोलता हूँ, एक जंगल में खड़ा हूँ। आसपास की वनस्पति खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई है। मैं ब्लड थर्स्ट ब्लेड निकालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे से एक चीख सुनाई देती है। एक फीमेल प्लेयर का शरीर पेड़ों से गिरता है। उसके घाव साफ बताते हैं कि यह किसी कार्निवरस एप का काम है। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजती है। एक विशाल और डरावना एप ऊपर से कूदता है। दोनों हाथ जोड़कर हथौड़े की तरह सीधे मेरी तरफ वार करता है। मैं तेजी से साइड स्टेप करता हूँ और मुश्किल से बचता हूँ। मैंने ये पहले ही भांप लिया था। इस मॉन्स्टर ने बॉडी का इस्तेमाल मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया। मैंने जानबूझकर इसे ऐसा करने दिया और इसके अटैक के लिए कमिट करने का इंतजार किया। मैं तुरंत पलटकर वार करता हूँ और ब्लेड उसके सिर पर मारता हूँ। एक बड़ा घाव बनता है, लेकिन वह गिरता नहीं। वह दहाड़ता है और फिर से मुझ पर हमला करता है। मैं हैरान हूँ। मैंने अभी तक कोई स्किल इस्तेमाल नहीं किया और मेरे पास सिल्वर अपर वेपन है, साथ में मैक्स स्ट्रेंथ और एजिलिटी। एक सामान्य मॉन्स्टर तो अब तक मर जाना चाहिए था। आई ऑफ इनसाइट, ब्लड क्लॉ एप किंग, लेवल 3, स्ट्रेंथ 28, कॉन्स्टिट्यूशन 24, स्किल ग्राउंड स्लैम। अब समझ आया, यह सामान्य एप नहीं है बल्कि एप किंग है, इसलिए इसका आकार बाकी सबसे बड़ा है। जैसे ही उसका अटैक गिरता है, मैं गायब हो जाता हूँ और सीधे उसके पीछे प्रकट होता हूँ। फैंटम स्टेप मेरे लेवल पर पूरी इनविजिबिलिटी देता है। इतनी तेज स्पीड की लगभग हर अटैक से बच सकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए रहता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं उसके पीछे आकर ब्लेड को उसके सिर के पीछे से दिमाग तक घुसा देता हूँ। एक परफेक्ट किल। मेरे सामने एक स्क्रीन उभरती है। बीस्ट डिफीटेड, लूट, होराइजन कट, ब्रॉन्ज लोअर ग्रेड स्किल स्क्रॉल। बुरा नहीं है, ये सिर्फ ब्रॉन्ज टियर है, लेकिन मेरे क्लास के लिए सही है। तभी ग्लोबल चैनल पर मैसेज आता है। ड्रैकनस फेडरेशन का एक सोर्ड चैनलर फर्स्ट किल हासिल करता है। उसे फर्स्ट ब्लड टाइटल मिलता है। साथ ही ड्रैकनस फेडरेशन के सभी प्लेयर्स को एक हीलिंग पोशन मिलता है और तुरंत हर प्लेयर के हाथ में एक रिकवरी वायल आ जाता है। ग्लोबल चैनल में हलचल मच जाती है। क्या इस साल फर्स्ट किल ड्रैकनस फेडरेशन के प्लेयर ने लिया, और वह भी सोर्ड चैनलर? क्या वह एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी का क्रेस्किड हो सकता है, वही देन स्टार वाला? फिर भी इस साल कई सोर्ड चैनलर्स हैं, कोई भी हो सकता है। मेरा स्टेटस पैनल अपडेट होता है। एक नया टाइटल स्लॉट दिखाई देता है। फर्स्ट ब्लड, परमानेंट बोनस, सभी एट्रीब्यूट्स +5। मैं अपने हाथ में पकड़े स्किल स्क्रॉल को देखता हूँ। ब्रॉन्ज टियर है, लेकिन मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ। एक ही ख्याल के साथ स्क्रॉल बदल जाता है। ये सिल्वर टियर स्किल स्क्रॉल बन जाता है। ड्रॉ स्लैश, सिल्वर लोअर ग्रेड। ब्लेड को शीथ में वापस डालो, मन को केंद्रित करो, एक मोशन, एक कट। मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक ही रिफाइन में 2 सब टियर्स की जंप ने अंदर एक्साइटमेंट जगा दी है। मैं इसे तुरंत इस्तेमाल करता हूँ। तकनीक मेरे शरीर में दौड़ जाती है। एक तेज गूंजती ब्लेड की आवाज हवा में भर जाती है और मेरा पूरा शरीर गहरे नीले प्रकाश की एक स्वीपिंग आर्क बन जाता है। एक ही स्मूथ मोशन में साइडवेज कट लगता है। जहां से यह गुजरता है, जमीन पर साफ निशान बन जाता है। आधा मीटर मोटा पेड़ एक ही वार में बीच से कट जाता है। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। एक सामान्य सिल्वर टियर स्किल इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए। यह जरूर प्राइमल सोर्ड सोल का असर है। हर सोर्ड टेक्निक की पावर और स्पीड 3 गुना। सच में कुछ अलग ही है।
मैं घने जंगल में और अंदर बढ़ता हूँ। रास्ते में कुछ छोटे म्यूटेंट क्रीचर्स आते हैं, सभी बिना मेहनत के कट जाते हैं। जल्दी ही मैं लेवल 4 पर पहुंच जाता हूँ। बाकी न्यूली अवेकेंड प्लेयर्स के मुकाबले मैं पहले ही खतरनाक ऊंचाई पर हूँ। मैं दूर देखता हूँ, ध्यान केंद्रित। हिडन बॉस क्रिम्सन रॉक कैवर्न के पार है और वहां पहुंचने में अभी समय लगेगा। मैं पूरी स्पीड से आगे बढ़ता हूँ। जो भी मॉन्स्टर मिलता है तुरंत खत्म। लूट लगातार बढ़ता है और इन्वेंटरी बढ़ती जाती है। स्लॉटर जारी रहता है और मैं जल्दी ही लेवल 5 पर पहुंच जाता हूँ। रास्ते में कई नए स्किल स्क्रोल्स गिरते हैं। उनमें से एक ब्रॉन्ज लोअर ग्रेड सोर्ड टेक्निक ऑल रिफाइन के बाद थंडर स्ट्राइक ब्लेड आर्ट सिल्वर मिड ग्रेड बन जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ और स्क्रोल को हाथ में तोड़ देता हूँ। तुरंत बिजली ब्लड थर्स्ट ब्लेड के चारों तरफ लिपट जाती है, जैसे एन्चांटमेंट हो। ब्लेड की शार्पनेस और स्ट्राइकिंग पावर एक लेवल ऊपर चली जाती है। तभी एक ग्रे बैक वाइल्ड वुल्फ झाड़ियों से निकलकर सीधे मुझ पर झपटता है। मैं ब्लेड उठाता हूँ और वार करता हूँ। बिजली एक पल में उसे चीर देती है और वह वहीं गिर जाता है। जैसे ही मैं सोर्ड शीथ करने लगता हूँ, आगे जंगल से एक साथ कई आवाजें गूंजती हैं। मेरी पकड़ टाइट हो जाती है। मैं देखता हूँ, हर दिशा से दर्जनों ग्रे बैक म्यूटेंट वुल्व्स मुझे घेर रहे हैं। तेज पंजे जो इंसान को पल भर में चीर सकते हैं। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ती है। इससे बुरा लक नहीं हो सकता। ये कम से कम स्मॉल बीस्ट टाइड है। कोई भी सामान्य टीम यहाँ खत्म हो जाती। एक पल के लिए मैं सोचता हूँ, फैंटम स्टेप मुझे बाहर निकाल सकता है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस छोड़ना मैं नहीं चाहता। मैं अपनी जीभ होंठों पर फेरता हूँ। मेरी आंखों में एक भूखी चमक आती है। आई ऑफ इनसाइट से मैं पैक को स्कैन करता हूँ। उनकी एजिलिटी अच्छी है, लेकिन मुझसे कम। मैं लड़ने का फैसला करता हूँ। ब्लड थर्स्ट ब्लेड के साथ हर किल मुझे तुरंत रिस्टोर करता है। अगर मैं पूरे पैक को खत्म कर दूं तो कई लेवल्स बढ़ सकते हैं। मैं गरजता हूं और आगे बढ़ता हूं, ड्रॉ स्लैश एक्टिवेट करते हुए। वुल्व्स डरते नहीं, उनकी संख्या ज्यादा है। जंगल उनकी आवाजों से भर जाता है। मैं वार करता हूं, ब्लेड पर बिजली चमकती है। मेरी मूवमेंट्स इतनी तेज हैं कि ब्लर हो जाती हैं। उनकी स्पीड के बावजूद मेरी सोर्ड्समैनशिप के सामने वे कुछ नहीं। थंडर स्ट्राइक ब्लेड आर्ट और ड्रॉ स्लैश साथ मिलते हैं। उनकी कंबाइंड पावर तेजी से बढ़ती है। कुछ ही पलों में कई वुल्व्स गिर जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लगातार बढ़ता है। मैं एक मशीन की तरह चलता हूँ। ठंडा चेहरा, लगातार वार, बिना रुके। कुछ ही समय में एक भी वुल्फ बाकी नहीं रहता। तभी पेड़ों के बीच से कुछ और निकलता है। एक विशाल वुल्फ। उसकी फर चांदनी में चमकती चांदी जैसी सफेद। उसका आकार बाकी सबसे बड़ा। ये पूरी तरह अलग स्तर का है। उसकी स्पीड डरावनी है। वह एक पल में दूरी खत्म करता है और मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि वह मेरी बांग छू जाता है। दो गहरे घाव बनते हैं। खून बहने लगता है। आधा सेकंड और होता तो मेरा हाथ जा सकता था। आई ऑफ इनसाइट तुरंत सक्रिय होता है। सिल्वरबैक वुल्फ किंग लेवल 6। स्किल्स सिल्वर क्लॉ, फैंग रिप, रैपिड चार्ज। वुल्फ किंग मुझे घेरते हुए घूमता है, अगला वार सेट करता हुआ। मैं उसे घूरता हूँ। मेरा चेहरा शांत है। मैं सोर्ड को शीथ में डाल देता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले अटैक करने का फैसला करते हुए, जबकि मैं अभी भी ब्लीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उस लास्ट एक्सचेंज में ड्रॉ रीच मैक्स मास्टरी हो चुका है और मिड फाइट ही फ्लैश ड्रॉ सिल्वर मिड ग्रेड में अपग्रेड हो गया। मैं ब्लेड को कसकर पकड़ता हूँ। स्पिरिट एनर्जी मेरे हाथ से होकर सोर्ड में दौड़ती है और एक पल में पूरी ब्लेड क्रैकलिंग लाइटनिंग की आर्क से जल उठती है। अगले ही मोमेंट मैं डीप ब्लू लाइटनिंग की एक स्ट्रीक बन जाता हूँ। ब्लेड प्योर लाइट की एक लाइन छोड़ते हुए सीधा कट करती है। ये स्लैश इतना तेज है कि वुल्फ किंग रिएक्ट करने का मौका भी नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है, डेड। वुल्फ किंग स्लेन। एक्सपीरियंस प्लस 500, फ्लैश ड्रॉ मास्टरी प्लस 145, थंडर स्ट्राइक ब्लेड आर्ट मास्टरी प्लस 100 लूट, आयरन क्लीव, बोन स्प्लिटर, वुल्फ किंग्स हार्ट। बाकी के वुल्व्स जम जाते हैं, फिर पैनिक में आ जाते हैं। जो ज्यादा कावडली हैं वो पहले ही मुड़कर भागने लगते हैं। मैं तुरंत उनका पीछा करता हूँ, पैक के बीच फैंटम की तरह मूव करते हुए। एक भी नहीं बचता। हर एक वुल्फ मेरी ब्लेड से गिरता है। मेरा लेवल सीधा 10 तक जंप कर जाता है। इसकी स्पीड अनमैच्ड है। रैंक अप क्वेस्ट स्ले द गार्डियन ऑफ क्रिम्सन रॉक कैवर्न। रिवॉर्ड एडवांस टू फर्स्ट रैंक ब्लेड सेंट। जब ऑर्डिनरी प्लेयर्स अपना रैंक अप क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो वो अपनी फर्स्ट ट्रू क्लास चूज कर सकते हैं। सोर्ड शील्ड फाइटर, ड्यूलिस्ट, ब्लेड टेक्नीशियन और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरे लिए ये अलग है। ब्लेड सेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस की हाईएस्ट क्लास है। सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना, एट्रीब्यूट्स को डीपन करना और स्किल्स को स्ट्रेंथन करना। कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई चूजिंग नहीं। मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूँ और ज्यादातर एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता हूँ, जबकि कुछ स्पिरिट में जाते हैं। स्किल्स पूरी तरह स्पिरिट एनर्जी पर डिपेंड करती हैं और मैं इसे खत्म होने नहीं दे सकता। एजिलिटी 100 को ब्रेक कर जाती है। ब्लेड सिंक क्लास स्किल अनलॉक्ड। सोर्ड डांस मास्टर प्लैटिनम लोअर ग्रेड। अब मैं किसी भी सोर्ड टाइप वेपन को इक्विप कर सकता हूँ, चाहे लेवल या क्लास रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हों। मेरे हाथों में सभी सोर्ड वेपन्स की शार्पनेस डबल हो जाती है। मेरी आंखें फ्लिकर करती हैं। ये एक पावरफुल इफेक्ट है। इसका मतलब है कि मैं गेम के हाईएस्ट टीयर सोर्ड वेपन्स भी इक्विप कर सकता हूँ। अभी मेरे पास स्किल्स का एक सॉलिड सेट है। अब टाइम है क्रिम्सन रॉक कैवर्न का सामना करने का। मैं अपने याद किए हुए राउट को फॉलो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।
जैसे ही हिडन बॉस गिरता है डंजन खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मैं टोटल कंसीलमेंट एक्टिवेट करता हूँ, अपने किल काउंट और लेवल को पूरी तरह हाइड कर देता हूँ। वंस एक्टिव, डंजन का एब्सोल्यूट सिस्टम भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैं किसी भी लीडर बोर्ड पर दिखाई नहीं दूंगा। अभी के लिए यही मुझे चाहिए, लेकिन कंसीलमेंट कितना भी डीप क्यों ना हो, डंजन खत्म होते ही ट्रू रैंकिंग सामने आ जाएंगी, और जब वो सामने आएंगी मेरे रिजल्ट्स पूरी दुनिया को हिला देंगे। अभी के लिए मुझे शांत रहना है। जब मैं हिडन बॉस का सामना करूंगा, मैं किसी भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं ले सकता। उसी समय एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर स्कूल का सीनियर स्टाफ टेंस साइलेंस में खड़ा है। हर किसी की नजर सामने लगी स्क्रीन पर है। बिगिनर डंजन 144 लीडर बोर्ड। फर्स्ट प्लेस लेवल 8 लूकस, सेकंड लेवल 7 जे, थर्ड लेवल 6 प्लेयर ए। एरन फॉल और आसपास के सिटीज के स्ट्रॉन्ग न्यू टैलेंट्स रैंकिंग्स में भरे हुए हैं, लेकिन क्रेस्ट कहीं भी नहीं है, टॉप 500 में भी नहीं। ये क्या हो रहा है? उसकी क्लास सोर्ड चैनलर हो सकती है, लेकिन उसके स्टैट्स मैक्स्ड हैं। इवन अगर उसकी स्किल्स अभी स्ट्रांग नहीं हैं, तो भी शेयर फोर्स से कुछ किल्स तो होनी चाहिए। वो टॉप 500 में भी क्यों नहीं है? प्रिंसिपल ग्रेसन अपने आर्म्स क्रॉस किए खड़ा है, एक्सप्रेशन ग्रेव। उसने क्रेस्ट पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और जो कुछ वो रिटर्न में एक्सपेक्ट करता है वो क्रेस्ट के ग्रो करने पर डिपेंड करता है। अगर क्रेस्ट बिगिनर डंजन में मर गया तो ये एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी के लिए एक भारी झटका होगा। तभी एक वुमन कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करती है। उसके हाथ पीछे बंधे हैं, फेस अनरीडेबल। ग्रेसन तुरंत खड़ा हो जाता है और बाकी स्टाफ मेंबर्स बाव करते हैं। डेप्यूटी मेयर वेलकम। वुमन हल्का सा नॉड करती है। ये विक्टोरिया है, एरन सिटी की करंट डेप्यूटी मेयर। मैंने सुना है कि आपकी स्कूल ने इस साल कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन जिस स्टूडेंट क्रेस्ट का आपने जिक्र किया था वो मुझे इस लीडर बोर्ड पर कहीं नहीं दिख रहा। ग्रेसन के माथे पर पसीना आ जाता है। माय अपॉलॉजीज डेप्यूटी मेयर विक्टोरिया। एक डिटेल है जो मैंने मेंशन नहीं की। क्रेस्ट की क्लास सोर्ड चैनलर है, जिसका अर्ली गेम कॉम्बैट स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है। ग्रेसन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। इवन सोर्ड चैनलर के लिए इवन वीक अर्ली गेम को काउंट करने के बाद भी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो इतना पीछे रह जाए। एक सिंगल डंजन के टॉप 500 में भी नहीं। ग्रेसन और बाकी फैकल्टी मेंबर्स सब दबाव को महसूस करते हैं। कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा। क्या क्रेस्ट की लक सच में इतनी खराब हो सकती है? सीधे मॉन्स्टर क्लस्टर में ड्रॉप होकर आते ही मारा गया। प्लीज अभी अलार्म्ड मत होइए डेप्यूटी मेयर। क्रेस्ट के अलावा इस साल हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स हैं। जेन, 9 स्टार टैलेंट, हिडन क्लास, डीमन हंटर। ये इस साल का हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज है क्रेस्ट के बाद। फिलहाल सेकंड प्लेस पर है और स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहा है। ये हमारा बेस्ट कैंडिडेट है लूकस फ्रॉम स्टोनर सिटी को चैलेंज करने के लिए। और एक यंग वुमन है जिसने हिडन क्लास सोल समनर अवेकन किया है। 7 स्टार टैलेंट। उसके पास रियल पोटेंशियल है, अभी 19th रैंक पर है। और डैनियल फैमिली का एल्डेस्ट सन, 8 स्टार इनेट टैलेंट, हिडन क्लास आर्मर ब्रेकर, फिलहाल 4th पोजीशन पर है। ग्रेसन एक एक करके पूरी लिस्ट गिना देता है, हर स्टैंड आउट स्टूडेंट को कवर करते हुए जो स्कूल ने इस साल प्रोड्यूस किए हैं। विक्टोरिया का एक्सप्रेशन स्टेडी रहता है। वो हल्का सा नॉड करती है। ये जेन सच में इम्प्रेसिव है, एक रियल डार्क हॉर्स। लेकिन स्टोनर सिटी का ये न्यू टैलेंट लूकस, वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। 10 स्टार इनेट टैलेंट, हिडन क्लास ब्लेड बजर्कर। वो इस जनरेशन का डिफाइनिंग जीनियस है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एरन फॉल से कोई एक प्लेयर उसके साथ पेस बनाए रखे, या कम से कम बहुत पीछे ना रहे। अगर इस साल एरन फॉल बॉटम पर फिनिश करता है तो अगले साल पिलर अलायंस ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी खो देगा। ये कहते हुए विक्टोरिया की आंखों में हल्की चिंता दिखती है। और ठीक उसी मोमेंट मैं डंजन के अंदर गहराई में हूँ, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटता हुआ, जब तक कि मैं आखिरकार क्रिम्सन रॉक कैवन के एंट्रेंस तक नहीं पहुंच जाता। बिना किसी वार्निंग के गॉब्लिन्स का एक क्लस्टर कैवन से बाहर दौड़ता हुआ आता है। छोटे बदबूदार क्रीचर्स, ब्लेड के कुछ लाइटनिंग लेस्ड स्विंग्स, और वो कुछ कर भी पाते उससे पहले ही सब खत्म हो जाते हैं। फिर अंदर से एक थंडरस क्रैश गूंजता है और एक मैसिव शेप अंदर से बाहर फटकर निकलती है। मसल्स कॉइल्ड आयरन चेन्स जैसे, डीप ग्रीन स्किन, लिजर्ड और गॉब्लिन का हाइब्रिड, मैसिव और ब्रूटिश, लेकिन अपने छोटे किन जितना कनिंग नहीं। गॉब्लिन वॉर चीफ अपने गिरे हुए किन की बॉडीज को देखता है और एक ऐसी हाउल निकालता है जो हवा को हिला देती है। वो चार्ज करता है, उसके मैसिव क्लब्स वाइड स्वीपिंग आर्क में घूमते हुए। मैं अपना एक्सप्रेशन स्टेडी रखता हूँ, मूवमेंट्स काल्म। एक हल्के प्रिसाइज स्टेप से साइड में स्लिप करता हूँ। इस वॉर चीफ का स्ट्रेंथ स्टैट ऑफ द चार्ट्स है। थिक स्किन और गिराना आसान नहीं। मुझे अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करना होगा उसे वेयर डाउन करने के लिए, खत्म करने से पहले। पहला स्ट्राइक मिस करने के बाद भी वॉर चीफ नहीं रुकता। वो लगातार चार्ज करता रहता है, क्लब्स जमीन पर स्मैश करते हुए, हर डायरेक्शन में डिब्री उछालते हुए, एक एक करके पेड़ों को गिराता हुआ। मैं पूरी तरह कंपोज्ड रहता हूँ। चाहे वॉर चीफ कैसे भी अटैक करे, वो मुझे हिट नहीं कर सकता। मेरी स्लीव का किनारा तक नहीं छू पाता। धीरे धीरे वॉर आर्चीफ की स्टैमिना खत्म होने लगती है। वो गरजता है और अपना स्किल यूज करता है। अगले ही पल उसके मुंह से वेनम का एक टॉरेंट टेरिफाइंग स्पीड से निकलता है।
जिस भी पेड़ को वो छूता है वो मुरझा जाता है, लीव्स सूख कर गिर जाते हैं। मैं बिना झिझके उसका सामना करता हूँ। लाइटनिंग ब्लड थर्स्ट ब्लेड में भर जाती है। मैं फ्लैश ड्रॉ एक्टिवेट करता हूँ और सीधे उसके सामने चार्ज करता हूँ, एक सुइसाइडल चार्ज। कोई भी ह्यूमन बॉडी इतने कॉन्सेंट्रेटेड वेनम को सर्वाइव नहीं कर सकता। वॉर चीफ के अगली फेस पर एक ग्रोटेस्क स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मैं फैंटम स्टेप एक्टिवेट करता हूँ। मेरा पूरा शरीर जैसे दुनिया से गायब हो जाता है, एक ब्लर्ड शैडो में बदलकर वेनम के टॉरेंट के आर पार निकल जाता है, ब्लेड के साथ। उसी सांस में मैं वॉर चीफ के आर पार निकल जाता हूँ। डीप ब्लू सोर्ड लाइट की एक आर्क उसकी नेक को कट करती है और गॉब्लिन वॉरर चीफ गिर जाता है। एलीट मॉन्स्टर स्लेन। गॉब्लिन वॉरर चीफ। रैंक अप क्वेस्ट कंप्लीट। फर्स्ट रैंक ब्लेड सेंट अचीव्ड। ऑल एट्रीब्यूट्स +10। एक्सपीरियंस +1000। लेवल 11 तक एडवांस करता है। प्राइमल सोर्ड सोल स्ट्रेंथेंड। सोर्ड स्किल डैमेज, स्पीड और मास्टरी ग्रोथ अब 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। बोनस अवॉर्डेड। रिवॉर्ड व्हील पर एक स्पिन। सिल्वर मिड ग्रेड लूट obtained। गॉब्लिन वरारकीव्स ट्रेजर मैप। सिल्वर मिड ग्रेड सोर्ड स्किल स्क्रोल क्वांटिटी 1। एक पार्चमेंट मैप मेरे हाथ में गिरता है। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, सच में हैरान। ट्रेजर मैप यहाँ मिलने की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैं तुरंत उस पर ऑल रिफाइन अप्लाई करता हूँ। अपग्रेड सक्सेसफुल। गॉब्लिन वॉरआर्चीव्स ट्रेजर मैप, गोल्ड लोअर ग्रेड। गॉब्लिन वॉरआर्चीव्स तो बहुत हैं, लेकिन गॉब्लिन किंग सिर्फ एक है। वांट माई ट्रेजर? मैंने सब कुछ एक ही जगह दफनाया है, जाकर ढूंढो। दूसरा लूट है सिल्वर मिड ग्रेड सोर्ड स्किल स्क्रोल। मैं उस पर फिर से ऑल रिफाइन अप्लाई करता हूँ और इस बार वो सीधा गोल्ड अपर ग्रेड तक जंप करता है, प्लैटिनम से सिर्फ एक टियर नीचे। स्किल लर्नड, सोर्ड कमांड, गोल्ड अपर ग्रेड। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। इतनी सारी स्किल्स में से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेरे सोर्ड चैनलर डिस्गाइज को पूरी तरह कन्विंसिंग बना देगा। एक थॉट के साथ ब्लड थर्स्ट ब्लेड कांपने लगती है, फिर हम करती है और फिर पूरी तरह हवा में उठ जाती है। वो मेरे चारों तरफ ऑर्बिट करती है, घूमती है और प्रिसीजन से स्ट्राइक करती है, जैसे वो मेरे हाथ का एक्सटेंशन हो। डाउनसाइड ये है कि जब सोर्ड मेंटल कंट्रोल में उड़ रही होती है तब फ्लैश ड्रॉ और थंडर स्ट्राइक ब्लेड आर्ट यूज नहीं किए जा सकते, लेकिन मास्टरी बढ़ने के साथ कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। मैं सिस्टम को कॉल करता हूँ और फैमिलियर स्पिन व्हील मेरे दिमाग में उभर आता है। नीडल घूमती है और एक लेजेंडरी टैलेंट पर रुक जाती है। पैसिव मास्टरी, लेजेंडरी टियर obtained। अब सभी स्किल्स हर समय ऑटोमेटिकली मास्टरी में ग्रो करेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन को देखता रह जाता हूँ, सच में स्टन्ड। मैं सिर्फ एग्जिस्ट करके स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। मैं क्रिम्सन रॉक कैवर्न में कदम रखने ही वाला था कि रुक जाता हूँ। मेरे पीछे फुटस्टेप्स। अगले ही पल एक एरो हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे सिर के पीछे आता है। मैं हल्का सा सिर झुकाता हूँ और एरो साफ मिस हो जाता है। मेरी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट चमक उठती है। उस एरो की क्राफ्ट्समैनशिप से साफ है ये ह्यूमन एम्बुश है। 4 फिगर्स अंडरग्रोथ से बाहर आते हैं, हर एक अलग वेपन के साथ। एक आयरन वैनगार्ड, एक रेंजर और 2 मेजेस। और उनमें वो भी है जिसे देखने की उम्मीद मुझे सबसे कम थी, ब्रूटो। हर जगह में, हर इंसान में वही ब्रूटो। उसके चेहरे पर विशियस ग्रिन फैल जाती है। वो इस मोमेंट की कल्पना तब से कर रहा था जब वो हारा था। अगर डंजन में कभी मेरा सामना हुआ तो वो क्या करेगा? क्या लकी ब्रेक है? ब्रूटो की आंखों में खुला किलिंग इंटेंट जल रहा है। उसके टीममेट्स वेपन्स उठा लेते हैं और कॉम्बैट स्टैंस में आ जाते हैं। तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ लोग मुझे गिरा दोगे? मैं ग्रुप को स्कैन करता हूँ। मेरी आवाज फ्लैट और पूरी तरह काल्म है, डर का कोई निशान नहीं। बॉस, ये आसान नहीं लग रहा, एक मेज नर्वस होकर बोलता है। उसके पास खड़ी रेंजर ठंडी हंसी छोड़ती है। फ्लोरा, टेंशन मत लो, ये बस दिखावा कर रहा है। क्रेस्ट, साफ सुन लो, ब्रूटो पहले ही लेवल 7 पर है, हम बाकी लेवल 5 पर हैं और हर एक के पास 2 स्किल्स हैं। तुम जैसे सोर्ड सॉवरेन क्या कर लोगे? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, खुद ही देख लो। रेंजर सबसे पहले मूव करता है, बो ड्रॉ करता है। डार्क रेड लाइट से लिपटा एरो मेरी तरफ आता है। मैं उसे आते हुए देखता हूँ और हिलता तक नहीं। ये ट्रैकिंग एरो है, चाहे जितना डॉज करो ये पीछा करेगा। इसलिए मैं सोर्ड स्विंग करता हूँ और उसे हवा में ही 2 टुकड़ों में काट देता हूँ। मैं कदम जमाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लाइटनिंग मेरी ब्लेड पर क्रैकल करती है। स्ट्राइक इतनी तेज है कि दिखती भी नहीं। कोई रिएक्ट करे उससे पहले ही मैं रेंजर के सामने हूँ। एक थ्रस्ट उसकी थ्रोट में और खत्म। बाकी तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना तेज मूव करूंगा या बिना हेजिटेशन के इतना रूथलेस स्ट्राइक करूंगा। सर्वाइवर्स के बीच एंगर भड़क उठता है। मेल मेज आखिर अपना स्किल यूज करता है। बास्केटबॉल जितना बड़ा फायरबॉल हवा में बनता है और मेरी तरफ फेंका जाता है। मुझे सिर्फ बोर्डम महसूस होता है। ये लोग बहुत वीक हैं, इनके साथ फाइट करना टाइम वेस्ट है। मेरा एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। मैं ड्रॉ और फ्लैश एक्टिवेट करता हूँ। अगले ही पल मैं एक ब्लर बन जाता हूँ। फायरबॉल मेरे पास आने से पहले ही स्मोक में बदल जाता है। बिना रुके मैं ब्लू लाइट की स्लैश की तरह हवा में स्ट्रीक करता हूँ और मेज के शरीर के आर पार निकल जाता हूँ। एक स्ट्राइक, खत्म। फ्लोरा और ब्रूटो स्टंड खड़े हैं। एक स्किल, एक किल
फुल हेल्थ के साथ। इस लेवल की पावर के पीछे के स्टैट्स डरावने हैं। शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ 2 बार स्वॉर्ड स्विंग की है, हर स्ट्राइक पर एक किल। उस तरह की स्ट्रेंथ बिल्कुल absurd है। क्या मेरा लेवल सच में ब्रूट से भी हायर हो सकता है? दोनों में से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। फ्लोरा, डर मत, ये सिर्फ अच्छा गियर है, ब्रूटो गरजता है। उसे पता है कि अब ये फाइट टू द डेथ है, इसीलिए वो किसी भी हालत में आगे बढ़ता है। फ्लोरा सिर हिलाती है, अपना स्टाफ उठाती है और एनर्जी चैनल करना शुरू करती है। एक वाटर स्पीयर धीरे धीरे बनता है और हवा में हवर करने लगता है। ब्रूट का मैसिव शरीर आगे लपकता है, धूल का गुबार उड़ाते हुए। उसका एंशिएंट शील्ड उसके चारों तरफ बैरियर बना लेता है और उसी मोशन में उसका राइट हैंड एक भारी क्लीवर सीधा मेरी तरफ गिराता है। मैं उस चमकती ब्लेड को बिना झिझक देखता हूँ। बस एक सिंपल लीन और स्ट्राइक मिस हो जाता है। मैं घूमता हूँ और लाइटनिंग फास्ट मोशन में थ्रस्ट करता हूँ। ब्रूट के सिर में डर की सिहरन दौड़ जाती है। वो जल्दी से अपना शील्ड उठाता है। वो हिट ले लेता है, लेकिन फोर्स उसे पीछे उड़ा देती है। ब्रूटो अंदर तक हिल जाता है। एक बेसिक अटैक, बस एक नॉर्मल स्विंग, और उसका ज्यादातर एचपी उड़ गया। वो एक टैंक वॉरियर है, अपनी मैसिव हेल्थ पूल के लिए फेमस। हिट सिर्फ शील्ड पर लगा था, फिर भी इतना पावरफुल कैसे? वो दिमाग लगाता है और सिर्फ मेरे वेपन को ब्लेम कर पाता है। ब्रूटो दांत भींचता है और अपनी चेस्ट पर लटका नेकलेस क्रश करता है। एक अजीब फोर्स निकलती है और मेरी ब्लेड को जकड़ लेती है। ब्लड थर्स्ट ब्लेड मेरे हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है, मेरी रीच से बाहर। ब्रूट स्मर्क करता है, जैसे अब फाइनली अपर हैंड मिल गया हो। क्रेस्ट, तुमने मुझे सच में मजबूर कर दिया। ये नेकलेस वन टाइम आइटम था, मेरे जैसे इंसान के लिए भी कॉस्टली था, लेकिन काम करता है, बस वही काफी है। अब तुम खत्म हो। मौका देखते ही फ्लोरा अटैक करती है। वाटर स्पीयर हवा से लॉन्च होकर मेरी तरफ आता है। ब्रूट की आंखों में जीत की चमक आ जाती है, जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं। लेकिन अगले ही पल हवा में लटकी ब्लेड कांपती है, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसकी हिल्ट पकड़ ली हो। फिर वो एंगल में स्लैश करती है और वाटर स्पीयर को तोड़ देती है। मैंने एक मसल भी नहीं हिलाया। ब्लड थर्स्ट ब्लेड घूमती है और वापस मेरे पास आकर हवा में शांत हवर करने लगती है। ब्रूटो का चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ जाता है, उसकी आवाज कांपती है। ये लेट गेम स्किल है, क्रेस्ट के पास अभी कैसे? मेरा एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा है। मैं दूर से ब्रूटो की तरफ इशारा करता हूँ। ब्लड थर्स्ट ब्लेड एक काले साए की तरह उसकी तरफ शूट करती है। ब्रूटो डेस्परेट होकर रेजिस्ट करता है, 2 ब्लॉक्स मैनेज करता है, लेकिन ब्लेड आखिर उसकी थ्रोट तक पहुंच जाती है। मरते वक्त भी उसकी आंखों में शौक जमी रहती है। आखिरी बची फ्लोरा का चेहरा पूरी तरह सफेद हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर कांपने लगती है। मैं गलत थी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन मैं उसे देखता हूँ और बस सिर हिला देता हूँ। कुछ गलतियां वापस नहीं ली जा सकती। मैं अपनी ब्लेड उठाता हूँ और उसे खत्म कर देता हूँ। 4 मैन स्क्वाड को हराने पर प्लस 288 एक्सपी, लेवल 12। मैं स्कारलेट रॉक कैवर्न की गहराई की तरफ मुड़ता हूँ। अब अंदर जाने का वक्त है। अंदर पूरा अंधेरा है, बैट्स के झुंड शैडोज में उड़ते हैं, माहौल बेहद अनसेटलिंग है। मैं गॉब्लिन किंग्स ट्रेजर मैप निकालता हूँ और उसे ध्यान से देखता हूँ। प्लान साफ है, पहले लूट फिर हिडन बॉस। मैं मैप के कोऑर्डिनेट्स फॉलो करता हूँ। म्यूटेंट फ्रॉग्स और कभी कभी डार्क फेदर और क्लॉ मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन मैं उन्हें आसानी से खत्म कर देता हूँ। इसी बीच मैं लेवल 13 तक पहुंच जाता हूँ। अचानक टनल खुलता है, बदबू इतनी तेज है कि जैसे स्वॉम्प गैस बन जाए। गॉब्लिन लेयर। मुझे समझ आ जाता है कि मैं किसी बेहद गंदी जगह में आ गया हूँ। अंदर कदम रखते ही सामने का दृश्य मुझे झकझोर देता है। इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से हर जगह बिखरे पड़े हैं। प्लेयर स्क्वाड्स यहाँ बुरी तरह मारे गए हैं। अंदर गहराई में एक फीमेल प्लेयर बंधी हुई है, उसके शरीर पर घाव हैं। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो मुश्किल से आंखें खोलती है, फिर अचानक उसकी नजर फैल जाती है। सर, क्रेस्ट। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाता हूँ और आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करके उसका प्रोफाइल चेक करता हूँ। वो क्लॉडिया है, ओरुम कंसोर्टियम की सेकंड डॉटर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ मिलेगी। क्रेस्ट, प्लीज हेल्प मी। क्लॉडिया मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी स्क्वाड ने फाइट की थी, लेकिन उसके हर टीममेट को गॉब्लिन्स ने मार दिया। वो अकेली बची है। मैं एक पल रुककर सोचता हूँ, वो सोल ड्रेन हीलर है, हीलर क्लास का एक रेयर वेरिएंट। वो गिरे हुए मॉन्स्टर्स की सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकती है, फिर उसी सोल एनर्जी से अपने एलाइज के वुंड्स हील करती है। हिडन बॉस के खिलाफ फाइट ब्रूटल होने वाली है। मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो फर्क पड़ सकता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। मेरी स्क्वाड ज्वाइन करो और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। कोई सवाल नहीं। क्लॉडिया एक पल भी नहीं सोचती। उसका सिर तेजी से हिलता है, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए नॉड कर रही हो। क्लॉडिया स्क्वाड ज्वाइन कर लेती है। मैं लीडर सेट हो जाता हूँ। मैं ब्लेड उठाकर उसके बंधे रोप्स को काट देता हूँ। वो कुछ देर स्ट्रगल करती है, फिर किसी तरह खड़ी हो पाती है। उसके शरीर पर रेड रोप मार्क्स हैं, चेहरा पीला है, आंखें लाल हैं। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने उसकी दुनिया बचा ली हो। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो भयानक है। गॉब्लिन्स ने कैप्चर किया, फिर आखिरी मोमेंट पर रेस्क्यू हुई। कोई भी इस हालत में टूट सकता है।
क्रेस्ट, चलो यहाँ से निकलते हैं, क्लॉडिया घबरा कर कहती है। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही हैं। यहाँ एक गॉब्लिन चीफ है, उसी ने मेरी टीम को मारा। वो बाहर की आवाज सुनकर गया है, लेकिन कभी भी वापस आ सकता है। मैं उसे बीच में रोकता हूँ। चिंता मत करो, मैं उसे पहले ही मार चुका हूँ। वो मुझे घूरती रह जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम अकेले हो, कोई स्क्वाड नहीं, और तुम सोर्ड सॉवरेन हो, सबसे वीक अर्ली गेम क्लास। उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है मैं बोस्ट कर रहा हूँ। उसने खुद देखा है कि गॉब्लिन चीफ कितना टेरिफाइंग था, कैसे वो प्लेयर्स को एक एक करके काट रहा था। मैं गॉब्लिन किंग्स ट्रेजर मैप उसके सामने दिखाता हूँ। प्रूफ। वो मैप को देखती है, कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर शॉक उसे पूरी तरह पकड़ लेता है। ठीक है, अब मुझे यकीन है, ये पागलपन है। गॉब्लिन चीफ लेवल 10 एलीट था। फिर उसे कुछ याद आता है। रुको, क्या तुम वही सोर्ड सॉवरेन हो जिसने फर्स्ट किल लिया? मैं बस सिर हिलाता हूँ। वो गहरी सांस लेती है। यहाँ अभी भी बहुत डेंजर है। गॉब्लिन्स के अलावा भी बहुत मॉन्स्टर क्लस्टर्स हैं। हमें निकलना चाहिए, मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ। चुप रहो। डील ये था कि तुम मेरी स्क्वाड ज्वाइन करोगी और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ आ रही हो। अगर फिर से जाने की बात की तो मैं तुम्हें खुद बांध दूंगा। वो चुप हो जाती है, सिर हिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में है। क्या बेवकूफ है, जरा भी चाम नहीं। मैं आराम कंजोर्सियम की सेकंड डॉटर हूँ। थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाता तो मैं खुद उसकी हो जाती। क्या उसे पता नहीं इस कनेक्शन की वैल्यू क्या है? लेकिन मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ, पीछे देखे बिना कैवर्न की गहराई में जाता हुआ। वो चारों तरफ देखती है। चारों तरफ पिच ब्लैक अंधेरा, डरावना माहौल। उसके पास कोई चॉइस नहीं। वो जल्दी से मेरे पीछे आकर मेरे साथ ही रहती है। हम कई घंटों तक आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर्स वेव्स में आते हैं, लेकिन मैं उन्हें आते ही काट देता हूँ। क्लॉडिया बिना कुछ किए एक्सपी गेन कर रही है। एक बार स्मॉल बीस्ट टाइड हमला करता है। मैं उसे अकेले ही संभाल लेता हूँ, बिना मेहनत के, लगभग बिना चोट के। क्लॉडिया सब कुछ देख रही है। उसका मुंह खुला रह जाता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया है, अगर मैं उसका एनिमी होता तो वो बचती ही नहीं। मैं उसके पास जाता हूँ। खड़ी क्या हो, मुझे हील करो। क्लॉडिया तुरंत स्किल एक्टिवेट करती है। वायोलेट लाइट उसकी हथेली में चमकती है और मेरे अंदर बह जाती है। मेरे आर्म के वुंड्स कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो जाते हैं। ब्लड थर्स्ट ब्लेड में थोड़ी हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन बहुत कम। एक प्रॉपर हीलर के सामने कुछ नहीं, इसलिए मैं उसे साथ लाया हूँ। तुम्हारा लेवल क्या है? तुम्हारी वजह से अभी 10 पहुंची हूँ। मेरा क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट आ गया है। मुझे एक एलीट मॉन्स्टर मारना होगा। वो नर्वस होकर कहती है। ठीक है, मैं करवा दूंगा। तुम सोल में एडवांस करोगी? वो सिर हिलाती है, लेकिन अंदर से सरप्राइज्ड है। उसे पता है कि वो किस क्लास में एडवांस होगी। इतनी नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती। मैं उसे एक एलीट मॉन्स्टर तक ले जाता हूँ और वो एडवांसमेंट कंप्लीट कर लेती है। सोल्म अनलॉक्ड। उसे नया स्किल मिलता है, शील्ड बूस्ट। टारगेटेड टीममेट एनर्जी स्पेंड करके कंटिन्यूअसली ब्लॉक चांस बढ़ाता है। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंच जाते हैं जो गॉब्लिन किंग के मैप पर मार्क्ड थी। मैप लाइट की स्ट्रीम में बदलकर जमीन में समा जाता है। मैं सोर्ड सॉवरेन स्किल एक्टिवेट करता हूँ और जमीन पर स्लैश करता हूँ। एक डीप पिट खुलता है और उसके अंदर एक डार्क पर्पल चेस्ट रखा है। डार्क पर्पल ट्रेजर चेस्ट, गोल्ड टियर, लोअर ग्रेड। मैं उसे अभी नहीं खोलता। इसके बजाय मैं ऑल असेंशन एक्टिवेट करता हूँ और चेस्ट को ही अपग्रेड कर देता हूँ। चेस्ट वायलेट लाइट से चमकने लगता है। उसकी सरफेस अब क्लियर ब्लू जेमस्टोन से जड़ी हुई है। डार्क नाइट चेस्ट, प्लैटिनम टियर लोअर ग्रेड, ओपन रिवॉर्ड्स, फुल शैडो ड्यूलिस्ट सेट, सर्लेट, ग्रीव्स, ब्रेसर्स, लेगिंग्स, मैंटल, साथ में शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड और एक प्लैटिनम हाई ग्रेड सोल क्रिस्टल स्किल स्क्रोल। नोटिफिकेशंस की बरसात देखकर मेरी आंखें फैल जाती हैं। पूरा प्लैटिनम सेट जो बेहद रेयर है, और सोर्ड मिड ग्रेड प्लैटिनम है। मेरी लक सच में आसमान छू रही है। मैं तुरंत सब इक्विप कर लेता हूँ। एक लॉन्ग सोर्ड मेरे सामने मटेरियलाइज होती है। उसके बॉडी में डार्क पर्पल वेन्स बह रही हैं। हिल्ट सॉलिड है, लेकिन ब्लेड शैडो जैसी है, लगभग अनरियल। शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड, प्लैटिनम मिड ग्रेड। शैडो स्टोरेज, ये ब्लेड मेरी शैडो के अंदर स्टोर हो सकती है और कभी भी समन की जा सकती है। सोल ड्रेन, टारगेट की शैडो पर स्ट्राइक करके उसकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होती है। डार्क स्लैश, इस ब्लेड के हर अटैक में 50% एक्स्ट्रा शैडो डैमेज जुड़ता है। इसे पकड़ते ही मुझे अपने स्टैट्स में बड़ा बूस्ट महसूस होता है। फुल शैडो ड्यूलिस्ट सेट इक्विप करते ही मेरा अपीयरेंस बदल जाता है। मेरा आउटफिट पेल ग्रे रोब में बदल जाता है, जिस पर एंशिएंट रून्स एच्ड हैं, जैसे चांदनी कपड़े पर बिखरी हो। फोर आर्म्स पर ग्रे ब्रेसर्स आ जाते हैं। शैडो ड्यूलिस्ट सेट एक्टिव, डार्क ब्लेड सर्ज, सभी सोर्ड स्किल्स को 50% एक्स्ट्रा शैडो डैमेज मिलता है, जो फिजिकल डिफेंस को बाईपास करता है। शैडो स्ट्राइक, किसी भी सोर्ड स्किल के यूज पर 60% चांस है कि एक शैडो बने जो एक एक्स्ट्रा स्लैश दे, नॉर्मल अटैक जितना पावरफुल।
इन इफेक्ट्स को पढ़कर मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। ये सच में बहुत पावरफुल हैं। मैं शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड को रिलीज करता हूँ। वो मेरे पैरों की शैडो में गिरकर गायब हो जाती है। जरूरत पड़ते ही मैं उसे वापस निकाल सकता हूँ। क्लॉडिया मेरी नई फुल सेट को देखकर स्टन्ड रह जाती है। प्लैटिनम गियर ओपन मार्केट में कम से कम 1 मिलियन में बिकता है और ओरुम कंसोर्शियम की सेकंड डॉटर होने के बावजूद ये अमाउंट उसे भी चौंका देता है। ये लो, इसे यूज करो। मैं प्लैटिनम हाई ग्रेड सोल क्रिस्टल स्किल स्क्रोल उसकी तरफ फेंकता हूँ। ज्यादातर प्लेयर्स प्लैटिनम स्किल्स चौथे या 5वें क्लास एडवांसमेंट पर सीखते हैं। इतना महंगा स्क्रोल और मैं उसे बिना किसी शर्त दे देता हूँ। क्लॉडिया पूरी तरह शॉक में है। तुम सच में ये मुझे दे रहे हो? इसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन है। वो हेजिटेंट होकर उसे लेती है, जैसे उसे लगता है कि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन फ्लैट रहता है। आगे फाइट टफ होगी। तुम्हारी स्किल्स जितनी स्ट्रांग होंगी, हमारे चांसेस उतने बेहतर होंगे। मुझे हिडन बॉस की ताकत पता है। क्लॉडिया की तरफ एक एक्स्ट्रा स्किल जीत और मौत के बीच फर्क बन सकती है। वो बहस बंद कर देती है और तुरंत यूज करती है। स्किल एक्वायर्ड सोल रेजोनेंस एक्टिवेट करने पर सभी पार्टी मेंबर्स को 200% बोनस एक्सपीरियंस मिलता है। क्लॉडिया की आंखें चमक उठती हैं। सोल रेजोनेंस ये लेट गेम सोल मिनर स्किल है। अगर हम 7 पार्टी में रहे तो स्प्लिट होने के बाद भी फुल एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्साइटमेंट में लगभग उछल रही है। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। इस स्किल के साथ पार्टी मेंबर होने से मेरा एक्सपीरियंस कट नहीं होगा। किसी और टीम के लिए ये अनथिंकेबल होता। मैं क्लॉडिया को आगे लेकर बढ़ता हूँ। हमें कैवर्न के अंदर एक छोटा एग्जिट मिलता है। बाहर एक विशाल फॉरेस्ट फैला हुआ है। उसके बीच में एक ब्लड रेड लेक है जिसकी सरफेस उबलते क्रिम्सन पानी जैसी हिल रही है। मेरा एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। लगभग 1 आवर में हिडन बॉस यहीं अपीयर होगा। मुझे ये अपनी पास्ट लाइफ से पता है। जेन, जो उस लाइफ में हमारे स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास एडवांसर था, यहीं मरा था। वही था जिसने सबसे पहले हिडन बॉस को ढूंढा। मरने से पहले उसने मुझे कॉम चैनल के जरिए लोकेशन भेजी थी, लेकिन उसे बॉस ने नहीं मारा था, उसे लुकास ने मारा, पड़ोसी सिटी का प्रोडिजी। मुझे सब साफ याद है और तब से मैं उस रूथलेस कोल्ड ब्लडेड प्लेयर पर नजर रखे हुए हूँ। इसी इंस्टेंस के किसी और हिस्से में एक यंग मैन अपनी नैरो ब्लेडेड सोर्ड पकड़ता है। उसकी पूरी प्रेजेंस डेंजर से भरी है। कुछ ही सेकंड्स में वो 2 प्लेयर्स को काट गिराता है। वो बॉडीज को देखता है और मुस्कुराता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। ये लुकास है, इस साल वंग सिटी का टॉप प्लेयर। इंस्टेंस में एंटर करने के बाद से ही वो कार्नेज का निशान छोड़ता जा रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि हाई लेवल प्लेयर्स को मारने से मॉन्स्टर्स ग्राइंड करने से ज्यादा एक्सपी मिलता है। टॉप रैंक के पीछे भागते हुए उसने सबसे एफिशिएंट मेथड चुना। जहां भी जाता है कोई सर्वाइवर नहीं छोड़ता। उसकी लेवलिंग स्पीड डरावनी है। अभी ही लेवल 13 पर है। उसके सामने एक गर्ल इन व्हाइट खड़ी है, ओवरसाइज्ड साइथ पकड़े हुए, मुश्किल से खुद को संभाल रही है, भारी सांसें लेती हुई। ये राइली है। लूकस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। तुम फर्स्ट हाई की राइली हो, है ना? राइली का एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नॉविस इंस्टेंस शुरू होने से पहले मुझे फर्स्ट हाई के टॉप टैलेंट्स की पूरी लिस्ट मिली थी, सीधे तुम्हारे प्रिंसिपल से। मैंने तुम सबकी क्लास एप्टीट्यूड स्टडी की है। ये इंस्टेंस मेरा हंटिंग ग्राउंड। यहाँ की हर स्कूल डिसअपॉइंटमेंट रही है। तुम सब एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनने के लिए ही बेहतर हो। लूकस अपनी ब्लेड उठाता है और ब्लेड रीवर स्किल एक्टिवेट करता है। टेरिफाइंग रेड स्लैशेस हवा में बनते हैं और राइली की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी पल में राइली पूरी तरह काम रहती है। वो अपनी आखिरी एनर्जी खर्च करके एक स्केलेटन सोल्जर समन करती है जो किलिंग ब्लो को इंटरसेप्ट करता है और उसी पल वो गायब हो जाती है। ये उसका रेत कॉलर स्किल है, रेत स्वॉप। वो रेंज में सबसे दूर कॉप्स के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेती है। लूकस हवा को काटता है। वो घूमता है और सिर्फ राइली की झलक पकड़ पाता है जो डेंस ट्रीज में गायब हो रही है। उसके चेहरे पर ब्लड थर्स्टी स्माइल फैल जाती है। जितना भागना है भागो लिटिल लैम, बच नहीं पाओगी। वो अपना मूवमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और प्रेडेटर की तरह उसका पीछा करता है। राइली पैनिक में ट्रीज के बीच दौड़ती है। बचने के लिए वो एक कैवर्न में कूद जाती है। ब्लड रेड रॉक्स वॉल्स पर जमी है। जगह बेहद गलत लगती है, लेकिन वो स्टन्ड रह जाती है। कैवर्न में लगभग कोई लाइव मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ हर जगह कॉर्प्सेस पड़े हैं। कोई यहाँ पहले ही सब साफ कर चुका है। ये किसने किया? कोई एलीट स्क्वाड भी इतने मॉन्स्टर्स नहीं मार सकता, लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। वो पूरी ताकत से भागती है। पीछे लूकस के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं और करीब आते जा रहे हैं। डिस्पेयर उसे घेर लेता है। अगर वो पकड़ लिया गया तो वो मर जाएगी। जैसे ही लूकस डिस्टेंस क्लोज करने वाला होता है, आगे एक फिगर प्रकट होता है। राइली को पकड़कर शैडोज में खींच लेता है। वो देखती है एक यंग मैन इन ग्रीन, उसकी बैक पर बड़ा बो बंधा हुआ, शांत कॉन्फिडेंस के साथ। ये जेन है, फर्स्ट हाई का 9 स्टार टैलेंट अवेकनर। थैंक्स, राइली धीरे से कहती है। मेंशन मत करो, हम एक ही स्कूल से हैं। मैं बस देखता नहीं रह सकता था। मैं कुछ समय से लूकस को देख रहा हूँ। वो अनस्टेबल है। इस इंस्टेंस को प्लेग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहा है। हर किसी को हंट कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो फर्स्ट हाई को और नुकसान होगा। राइली सोचती है, जेन सही है। एक शैडो रेंजर होने के नाते मिली में ब्लेड रीवर से भिड़ना सुसाइड होगा। सही मौका मिलने का इंतजार करना ही एकमात्र तरीका है। तुम्हारा लेवल 10।
जेन, मैं क्लास एडवांसमेंट पर काम कर रहा हूँ। मुझे एक एलीट टियर बीस्ट मारना है। राइली शॉक्ड है। इतनी तेज लेवलिंग, शायद ये लूकस को हरा सकता है। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगी। हमारे क्लासमेट्स का बदला लेने में मदद करो। राइली की आंखों में स्टेडी रिजॉल्व है। मेरे पीछे आओ, ये फाइट करने की सही जगह नहीं है। जेन तुरंत आगे बढ़ता है, राइली उसके पीछे। दौड़ते हुए जेन मुझे मैसेज भेजता है, हे क्रेस्ट, मैं जेन, क्लास 4 से। लूकस ब्लेड रीवर हमारे स्टूडेंट्स को हंट कर रहा है, उससे दूर रहना। वो अभी क्रिम्सन लेक जोन में है। मैसेज सेंड। जेन और राइली तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि क्रिम्सन लेक के किनारे उनके सामने ब्लेड एनर्जी का एक स्ट्रीक रास्ता काट देता है। वो मुड़ते हैं। लूकस उनकी तरफ आ रहा है, एक्सप्रेशनलेस। क्या सच में लगा कि मुझसे बच जाओगे? एक बार मेरी ब्लेड तुम्हें छू जाए तो मैं ब्लेड एनर्जी से तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। उसकी नजर राइली पर टिक जाती। अब भागना पॉसिबल नहीं। जेन का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो अपना बो उठाता है। जेन का बो देखकर लूकस की आंखों में चमक आ जाती। शैडो रेंजर, तो तुम ही हो जेन, फर्स्ट हाई का 9 स्टार टैलेंट। वो अपने होंठ चाटता है। उसकी आंखों में हंगर चमक रही है। तुम जैसे टैलेंट को अब तक लेवल 10 पर होना चाहिए। तुम्हें मारकर मैं लेवल 14 इंच किलो पहुंच जाऊंगा। वो चार्ज करता है। जेन का किलिंग इंटेंट उभरता है। वो एक के बाद एक एरो छोड़ता है, हर एक ठंडी तेज रोशनी से चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही एरोज करीब आते हैं, लूकस जरा भी नहीं हिलता। वो अपनी ब्लेड घुमाता है और हर एरो को हवा में ही 2 हिस्सों में काट देता है। राइली भी अटैक करती है। अपनी एनर्जी खर्च करके 3 स्केलेटन आर्चर्स समन करती है, जो अपने मेकशिफ्ट बोज के साथ आगे बढ़ते हैं। लूकस बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वो एक सैवेज क्लीविंग स्किल एक्टिवेट करता है। एक पल में कई ब्लेड फैंटम्स बनते हैं। 5 ओवरलैपिंग स्लैशेस हवा को चीरते हैं। तीनों स्केलेटन सोल्जर्स तुरंत खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जेन तुरंत अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल यूज करता है। स्किल सील स्ट्राइक, ब्रॉन्ज हाई ग्रेड। जिस टारगेट को ये हिट करता है, उसके नॉर्मल स्किल्स कुछ समय के लिए लॉक हो जाते हैं। मर्क्यूरी जैसी एरो सीधी लूकस के थ्रोट की तरफ जाती है, लेकिन लूकस डॉज नहीं करता। बुरा नहीं, लेकिन ये हिट नहीं होगा। वो ठंडी हंसी हंसता है, अपनी ब्लेड सीधी खड़ी करता है और उसे लाइट की स्ट्रीक की तरह लॉन्च करता है। एरो को बीच से काट देता है। जेन स्टन्ड रह जाता है। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इतनी आसानी से टूट गया। क्या 10 स्टार और 9 स्टार टैलेंट के बीच गैप इतना बड़ा है? जेन दूसरा एरो चढ़ा भी नहीं पाता कि लूकस पहले ही उसके सामने पहुंच जाता है। ब्लेड सीधा उसके चेस्ट में घुसती है। राइली ये सब हॉरर में देखती है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो अपना फुल मून साइथ उठाकर लूकस पर वार करती है। लूकस घूमता है और अपनी ब्लेड उसके शोल्डर पर गिराता है। वो साइथ से ब्लॉक करती है, लेकिन फोर्स उसे पीछे फेंक देता है। वो खून खांसती है, अब लड़ने की हालत में नहीं। लूकस उसे ठंडी नजर से देखता है। इतने वीक, मैंने सोचा था मजा आएगा, लेकिन तुम सब तो छोटे प्लेयर्स हो। मेरा टाइम वेस्ट, अब खत्म हो जाओ। लूकस की आंखें अंधेरी हो जाती। वो धीरे धीरे राइली की तरफ बढ़ता है। उसका HP लगभग खत्म है। एक और स्ट्राइक और सब खत्म। वो दांत भींचती है। आंखों में गुस्सा जल रहा है। वो मरना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं बची। जेन भी उसकी वजह से इसमें फंसा। गिल्ट और डिस्पेयर उसे घेर लेते हैं। तभी दूर से एक सोर्ड क्राई गूंजती है। एक ब्लेड लाइट की तरह उड़ती है और एक पल में उस ब्लड रेड अटैक को तोड़ देती है जो लूकस ने अभी लॉन्च किया था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि लूकस खुद पीछे फेंक दिया जाता है। वो 3-4 कदम पीछे खिसकता है, मुश्किल से खुद को संभालता है। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखता है। कोई न्यू कमर उसकी ब्लेड एनर्जी को सीधे ओवरपावर नहीं कर सकता। डस्ट हटती है। ग्रे रोब्स में एक यंग मैन पेड़ों से बाहर आता है। उसकी एक उंगली हल्की सी मुड़ती है। डार्क ब्लड थर्स्ट ब्लेड घूमती हुई वापस आकर उसके पास हवर करने लगती है। मैं सामने का सीन काम नजरों से देखता हूँ। एक पल में सिचुएशन समझ आ जाती है और एक चीज मुझे सरप्राइज करती है, राइली भी यहाँ है। लगता है इस लाइफ में सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। क्रेस्ट, राइली की आवाज कांपती है। उसकी आंखें लाल हैं। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। मैं हूँ। मैं आगे बढ़कर उसके चेहरे से खून धीरे से साफ करता हूँ। मेरी आंखों के पीछे एक क्वाइट किलिंग इंटेंट जागता है। राइली की इंजरीज सीरियस हैं। अगर मैं थोड़ा भी देर करता तो शायद उसे खो देता। क्लॉडिया मेरे पीछे आती है, दोनों हाथ उठाती। डीप वायलेट लाइट राइली के शरीर में बहती है और उसके वुंड्स तेजी से हील होने लगते हैं। जेन ये सब देखकर स्टन्ड है। फ्लोटिंग ब्लेड, ये लेट गेम सोर्ड सॉवरेन स्किल है। क्रेस्ट के पास अभी कैसे? उसके दिमाग में 1000 सवाल दौड़ रहे हैं। वो दर्द से कराहता है। अपने चेस्ट को पकड़कर खुद को खड़ा करता है। कुछ सेंटीमीटर्स और उसका दिल खत्म हो जाता। फिर वो क्लॉडिया को देखता है जो बिना छुए उसे भी हील कर रही है। वो और भी शॉक्ड है। एक साथ 2 लोगों को हील करना अर्ली गेम में ये सिर्फ क्लास एडवांस्ड सोल मिनर ही कर सकता है। तब तक लूकस खुद को संभाल चुका है। उसकी एरोगेंस गायब हो गई है। अब उसकी जगह कुछ भारी है। उसे एक असली ओपोनेंट मिल गया है और वो लास्ट स्ट्राइक उसके अंदर तक असर कर गया है। उसकी ब्लेड पर एक नॉच पड़ गया है। उसकी ब्लेड एक गोल्ड टियर वेपन। आखिर कैसी स्ट्रेंथ, कैसी स्किल चाहिए होती है गोल्ड टियर वेपन को चिप करने के लिए? क्या तुम क्रेस्ट हो, फर्स्ट हाई के 10 स्टार सोर्ड सॉवरेन? वो खुद मानने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इस इंस्टेंस में तुम ही एक हो जिसे मैं अपना ओपोनेंट मान सकता हूँ, लेकिन बस उतना ही, तुम मेरी ब्लेड से मरोगे।
लूकस बिना वार्निंग के मूव करता है। उसकी ब्लेड पर ब्लड रेड लाइट चमकती है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। मैं उस स्ट्राइक को आते देखता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदलता। कितना वीक स्लैश है, मैं कहता हूँ, और मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ। लूकस की आंखें तुरंत डार्क हो जाती हैं। मुझे टॉन्ट करने की हिम्मत सुइसाइडल है। एक स्ट्राइक में खत्म कर दूंगा। वो फुल पावर से वार करता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ और ब्लड थर्स्ट ब्लेड को पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल लाइटनिंग फट पड़ती है। वाइल्ड और रेजिंग एक गूंजती हुई सोर्ड क्राई हवा में भर जाती है। लूकस स्नीर करता है। क्लोज कॉम्बैट में लड़ना, खुद अपना सिर सौंप रहे हो। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। मेरा शरीर लाइटनिंग की स्ट्रीक बन जाता है। एक चमकदार सोर्ड ट्रेल हवा को चीरता है। स्पीड एब्सोल्यूट है। लूकस अभी भी नहीं जानता कि वो सोर्ड सॉवरेन से नहीं, सोर्ड गॉड से लड़ रहा है। एक थंडरस क्रैक गूंजता है। जैसे ही हमारी ब्लेड्स टकराती हैं, उसकी सोर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है। उसी पल उसकी चेस्ट पर एक गहरा घाव खुल जाता है। स्ट्राइक उसे हवा में उछाल देता है और वो जमीन पर गिरता है। वो खून उगलता है। आंखों में प्योर शॉक। ये क्या था? वो समझ ही नहीं पाता। इतनी तेज मूव कि वो फॉलो भी नहीं कर सका। उसका एचपी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। ई राइली और जेन जमे खड़े हैं। क्रेस्ट तो सोर्ड सॉवरेन है, फिर ये क्लोज कॉम्बैट इतना टेरिफाइंग कैसे? लूकस किसी तरह खड़ा होता है। अपनी ब्लेड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी है। वो डिसबिलीफ में पीछे हटता है। कैसे? सिर्फ एक एक्सचेंज और सब खत्म। उसका कॉन्फिडेंस और प्राइड चूर हो गया। वो मानने से इनकार करता है। वो इन्वेंट्री से रेड हीलिंग पोशन निकालता है। उसके वूंड्स धीरे धीरे भरने लगते हैं। उस मूव ने तुम्हें ड्रेन कर दिया होगा। तुम इसे फिर नहीं कर सकते। तुम मुझे डराकर पीछे हटाना चाहते थे। मैं हार नहीं सकता। वो फिर चार्ज करता है। टूटी ब्लेड के साथ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल एक्टिवेट करता है। ब्लड फ्रेंजी स्लैश। ब्लेड ब्लड रेड लाइट की बारिश बन जाती है। लगातार वार करती हूँ। मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदलता। ड्रॉ एंड फ्लैश। मैं ब्लर बन जाता हूँ और उसकी ब्लेड के बचे हुए हिस्से को भी तोड़ देता हूँ। ये स्ट्राइक पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। लूकस की आंखों में तूफान उठता है। और भी स्ट्रॉन्ग, ये कैसे पॉसिबल है? अगले ही पल मेरी ब्लेड उसकी थ्रोट पर होती है। वो डेस्परेट होकर सोर्ड हिल्ट से ब्लॉक करता है, लेकिन वो भी तुरंत टूट जाता है। वो किसी तरह स्ट्राइक रोकता है, लेकिन मेरा सेट बोनस एक्टिवेट होता है। मेरे जैसा एक शैडो उसके पीछे प्रकट होता है, जैसे स्याही हवा में फैल रही हो। वो डार्क ब्लेड पकड़ता है और नीचे स्लैश करता है। ये स्ट्राइक फिजिकल नहीं है, प्योर शैडो डैमेज है। लूकस के घुटने जमीन पर गिर जाते हैं। उसके पास कुछ नहीं बचा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकता। उसकी आवाज कांपती है। उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगती है। वो मान ही नहीं पाता। मैं उसे नीचे देखता हूँ। एक्सप्रेशन ठंडा। वू यांग सिटी का टॉप टैलेंट, 10 स्टार ब्लेड रीवर, बस इतना ही। मैं उसे खत्म करने के लिए ब्लेड उठाता हूँ, लेकिन उसी पल ब्लू लाइट चमकती है और वो गायब हो जाता है। मैं खाली जमीन को देखता हूँ। लाइफ सेविंग ट्रिंकेट। वांग सिटी ने सच में उसे बचाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अगली बार 10 ऐसे ट्रिंकेट्स भी उसे नहीं बचा पाएंगे। अगर मेरी ब्लेड और तेज हो गई तो लाइफ सेविंग आइटम एक्टिवेट होने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि अगली बार तक मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। मैं राइली और बाकी की तरफ मुड़ता हूँ। तुम सब ठीक हो? राइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर मुझे हग कर लेती है। क्लॉडिया ये देखकर होंठ दबा लेती है। कोई मुझसे पहले ही जीत गया। अब समझ आया ये मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों था। लेकिन वो हार नहीं मानती। जहाँ चाह होती है वहाँ हमेशा किसी का आदमी चुराने का भी रास्ता निकल ही आता है। क्रेस्ट, तुम अभी इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? राइली का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं बस कंधे उचकाता हूँ। वो बस वीक था। सब कुछ पल के लिए खामोश हो जाते। अगर लूकस वीक है तो इस दुनिया में टैलेंटेड कहलाने के लायक आखिर कौन है? तभी क्रिम्सन लेक के बीचों बीच एक वर्लपूल खुलता है। खून जैसे लाल आर्मर में ढका एक मैसिव नाइट बाहर कूदता है। वार्निंग, हिडन बॉस हैज अपीयर्ड। नोटिफिकेशन देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्रेस्ट, हमें पीछे हटना चाहिए। हिडन बॉस मजाक नहीं है, जेन घबराहट में कहता है। नहीं, तुम दोनों जाओ। क्लॉडिया और मैं इसे हैंडल करेंगे। राइली मेरी आंखों में देखती है और बिना झिझक के बोलती है, तब मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। जेन कुछ पल चुप रहता है, फिर एक हेल्पलेस साई छोड़ता है। अगर तुम सब रुक रहे हो तो अभी भागना काफी कावर्डली होगा। लगता है मैं भी रुक रहा हूँ। राइली और जेन पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक्सेप्टेड। मैं मना नहीं करता। ये प्लान नहीं था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा फाइटर्स सच में हमारे चांसेस बढ़ाते हैं। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट पानी के ऊपर चलते हुए हमारी तरफ बढ़ता है। उसकी दोनों आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रही, हाथ में एक मैसिव ग्रेट सोर्ड। मैं बॉस का डेटा स्कैन करता हूँ। उसके स्टैट्स देखकर मेरे अंदर सिहरन दौड़ जाती है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ये किसी F टियर नॉविस इंस्टेंस बॉस के लेवल से बाहर है। ये तो एक E टियर बॉस के बराबर है। कोई भी नॉर्मल न्यूकमर अगर इससे टकराए तो सीधा मौत तय है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी उंगलियां जोड़कर फोकस करता हूँ। ब्लड थर्स्ट ब्लेड मेरे पीछे से उठती है।
क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट की तरफ पॉइंट करके रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुस्से में दहाड़ता है और अपनी ब्लेड पूरी ताकत से मारता है। ब्लड थर्स्ट ब्लेड पीछे धकेली जाती है और जमीन में धंस जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कांपती है, खुद को निकालती है और फिर से अटैक करती। मेरे मेंटल कंट्रोल में ब्लड थर्स्ट ब्लेड रिलेंटलेस है। चाहे कितनी बार भी उसे पीछे धकेला जाए, वो बार बार वापस आकर नाइट को परेशान करती रहती है। उसी समय मैं अपना हाथ उठाता हूँ। जेट ब्लैक शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड मेरी शैडो से निकलकर मेरी पकड़ में आ जाती है। जेन पीछे हटकर अपना बो निकालता है। उसकी नजरें हॉक की तरह नाइट पर टिकी हैं और वो स्किल सील एरो छोड़ता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एरो बॉस की डिफेंस को छू भी नहीं पाता और इम्पैक्ट पर ही टूट जाता है। राइली मेरे पास दौड़ती है, स्पेल चांट करती है। एक डार्क मैजिक सर्कल से 2 अनडेड स्केलेटन सोल्जर्स प्रकट होते हैं। वो बिना डर के बॉस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रैजाइल है। ग्रेट सोर्ड का एक स्विंग और वो टुकड़ों में बदल जाते हैं। क्लॉडिया का चेहरा टेंस हो जाता है। वो जल्दी से पीछे हटती है और एक पेड़ के पास जाकर दोनों हाथ उठाकर हम तीनों पर शील्ड बूस्ट एक्टिवेट करते। मैं शांत होकर सब देखता हूँ। मेरे टीममेट्स इस फाइट को खुद से नहीं जीत सकते, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और इतना काफी है बॉस को थोड़ा थोड़ा स्लो करने के लिए। असली डैमेज मुझे देना होगा। मैं शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड को कसकर पकड़ता हूँ। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरती है और एक अजीब फ्लूइड फुटवर्क के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरा फाइटिंग स्टाइल किसी सोर्ड्समैन जैसा नहीं, बल्कि एक रूथलेस साइलेंट किलर जैसा है। अनप्रिडिक्टेबल स्ट्राइक्स, ऑलमोस्ट वेटलेस मूवमेंट्स, ये मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बनाया था। काउंटलेस लाइफ एंड डेथ मोमेंट्स से फोर्ज्ड। ये कोई स्किल नहीं, प्योर बैटल एक्सपीरियंस है। इंट्रूडर, लीव द ब्लड लेक, गेट आउट। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट दहाड़ता है और अपनी ग्रेट सोर्ड घुमाता है। मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ। थंडर रश सोर्ड आर्ट एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि उसे ब्लेड पर ब्रिलियंट ब्लू लाइटनिंग फैल जाती है। मैं सीधा आगे बढ़कर थ्रस्ट करता हूँ। फोर्स से फोर्स टकराता है। वो मैसिव ग्रेट सोर्ड एक छोटी सी ब्लेड के सामने रुक जाती, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। उसी समय ब्लड थर्स्ट ब्लेड को कंट्रोल करके नाइट के साइड पर अटैक करवाता हूँ। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुर्राता है और उसे हैंडल करने के लिए पीछे हटता है। मैं उसे कोई मौका नहीं देता। लगातार प्रेशर डालता हूँ। शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड लगातार स्लैश करती है, जबकि ब्लड थर्स्ट ब्लेड ऊपर से सपोर्ट देती है। हमला तूफान की तरह बरसता है। शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड शैडो डैमेज देती है, जिसे बॉस की डिफेंस रोक नहीं पाती। ब्लेड गोस्ट की तरह अंदर घुसती है और सीधे उसके शैडो में डैमेज करती है। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट पीछे हटने लगता है, स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास मौका है। राइली की आंखें चमक उठती हैं। वो एक और स्केलेटन समन करती है और उसे बॉस के पीछे से अटैक करने भेजती है। जेन की आंखें किलिंग इंटेंट से तेज हो जाती हैं। वो बो खींचता है, स्किल सील एरो एक्टिवेट करता है। एक मैसिव मर्क्यूरी जैसी प्रोजेक्टाइल निकलती है और सीधा बॉस की आंख में घुस जाती है। बॉस के स्किल्स पूरी तरह सील हो जाते हैं, कुछ समय के लिए लॉक हो जाते हैं। राइली का स्केलेटन पीछे से मौका पकड़ता है, अपनी एंशिएंट ब्लेड से लगातार वार करता है। हर हिट बॉस के भारी शरीर को हिला देता है। बॉस गुस्से में घूमता है और स्केलेटन को तोड़ देता है, लेकिन तब तक उसकी ताकत कम हो चुकी होती है। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट दर्द से चिल्लाता है और पीछे लड़खड़ाता है। हाँ, ऐसे ही चलते रहो तो हम जीत सकते हैं। जेन की आंखें चमक उठती हैं। वो लगातार एरोज चलाता रहता है, एक के बाद एक बॉस की तरफ जाते हुए। लेकिन मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरे दिमाग में एक शैडो बनी रहती है। इस बॉस के पास अब्सर्ड अमाउंट का एचपी है। मैं बस सरफेस को ही स्क्रैच कर रहा हूँ। अभी तक हमने मुश्किल से 10% ही कम किया है। जेन का स्केल सील एरो काम कर रहा है, लेकिन उसे चेन नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होगा, बॉस बुरी तरह फ्यूरियस हो जाएगा। और वैसा ही होता है। सील टूटता है और क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुस्से से कांप उठता है। वो अपनी ग्रेट सोर्ड घुमाता है और एक स्किल एक्टिवेट करता है। ब्लेड से एक डेवास्टेटिंग शॉक वेव निकलती है। वो फोर्स मुझे जमीन से उड़ा देती है और मैं हवा में जा गिरता हूँ। मेरे नीचे की जमीन फट जाती है, जड़ से उखड़ जाती। मैं हवा में खुद को संभालता हूँ, जोर से लैंड करता हूँ, फिर तुरंत फोकस करके थंडर रश सोर्ड आर्ट एक्टिवेट करता हूँ। मैं वापस चार्ज करता हूँ और अपनी पूरी ताकत से अटैक करता हूँ। मेरी सोर्ड वर्क अपनी लिमिट तक फ्लूइड हो जाती है। सेट बोनस बार बार ट्रिगर होता है। जेट ब्लैक शैडो अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक्स के साथ वार करता है। जितना तेजी से मैं स्विंग करता हूँ, उतना ही शैडो स्ट्राइक ट्रिगर होने का चांस बढ़ता है। मुझे लगातार अटैक करना होगा। ऑफेंस ही यहाँ मेरी डिफेंस है, और तेज और ब्रूटल, जैसे हवा और बिजली एक साथ मिल गई हूँ। तभी उसी फ्लो में कुछ क्लिक करता है। मेरे दिमाग में एक नई सोर्ड टेक्निक बनती है। न्यू स्किल अनलॉक्ड। रेन स्टॉर्म, ब्लेड स्टॉर्म, सिल्वर मिड ग्रेड। ब्लेड फोर्स बारिश की तरह बरसने लगती है। कम समय में काउंटलेस स्ट्राइक्स लॉन्च होते हैं। शीयर स्पीड से जीतने वाली टेक्निक। मेरा असॉल्ट और इंटेंस हो जाता है। शैडो ड्यूलिस्ट सेट इफेक्ट तेजी से ट्रिगर होते हैं और बॉस का एचपी आखिर तेजी से
गिरने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो 60% से नीचे आ जाता है। तभी क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट जोर से दहाड़ता है। एक मैसिव शॉक वेव फैलती है और मुझे पीछे उड़ा देती है। उसकी आंखें चमकती हैं, चेहरा रेज और ब्लड लस्ट से विकृत हो जाता है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों क्लियरली बढ़ जाती हैं। मैं पीछे फेंका जाता हूँ, खून खांसते हुए। फेज 2 ऑलरेडी, लेकिन मेरे होंठों पर एक वाइल्ड स्माइल आ जाती है। फेज 2 एक्चुअली गुड न्यूज है। इसका मतलब बॉस सच में एनरेज्ड हो चुका है। क्रिम्सन आर्मर्ड डेथ नाइट बजर्क फ्यूरी में चार्ज करता है और अपना सबसे खतरनाक स्किल एक्टिवेट करता है, अर्थ ब्रेकर क्लीव पतित। उसकी वाइड ब्लड रेड ग्रेट सोर्ड उसके सिर के ऊपर उठती है। ब्लेड लाल रोशनी से जल रही होती है। उसकी पावर साफ दिखाई दे रही है। मैं फोकस करता हूँ और ब्लड थर्स्ट ब्लेड को इंटरसेप्ट करने भेजता हूँ, लेकिन कांटेक्ट होते ही वो दूर उछाल दी जाती है। अटैक एक ब्लड रेड बीम बनकर सीधा मेरी तरफ आता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसे हेड ऑन लेने के लिए, ड्रॉ फ्लैश यूज करने की तैयारी में। जब वो अर्थ ब्रेकर क्लीव एग्जीक्यूट करता है, उसके आर्मर के जॉइंट्स खुल जाते हैं और अंदर का फ्लैश दिखने लगता है। मुझे उसी गैप पर हिट करना होगा और पूरी ताकत से। मेरा शरीर हवा में एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बन जाता है। ड्रॉ एंड फ्लैश, फुल पावर, और सीधा उसके आर्मर प्लेट्स के बीच वाले गैप पर लगता है। बॉस का एचपी एक ही पल में आधे से ज्यादा गिर जाता है और मुझे 0 डैमेज मिलता है, क्योंकि उसी मोमेंट में फैंटम स्टेप एक्टिवेट करके उसकी ब्लेड के आर पार निकल जाता हूँ। क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट गुस्से से कांप उठता है। उसके हाथ की ग्रेट सोर्ड ट्रांसफॉर्म होकर एक मैसिव हैमर बन जाती है और वो अपना फाइनल असॉल्ट लॉन्च करता है। उसके पीछे क्रिम्सन लेक का पानी उठता है और ब्लेड शेप्स में कंडेंस होकर उसके हैमर के साथ घूमने लगता है। ये बॉस का स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है, रोरिंग वाटर्स। दर्जनों ब्लड वाटर ब्लेड्स एक साथ कन्वर्ज होकर लॉन्च होते हैं। मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। मैं रेन स्टॉर्म ब्लेड स्टॉर्म एक्टिवेट करता हूँ। ये मेरा सबसे फास्ट अटैक स्किल है। शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड डार्क स्लैशेस की एक फ्लरी बन जाती है, जबकि ब्लड थर्स्ट ब्लेड मेरे पास हॉवर करती है इनकमिंग ब्लेड्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मुझ पर प्रेशर बढ़ने लगता है। डैम इट! मैं दांत भींचकर ग्राउल करता हूँ, फैंटम स्टेप फिर से एक्टिवेट करने के लिए तैयार, ताकि जबरदस्ती रास्ता बना सकूं। लेकिन उसका एनर्जी कॉस्ट बहुत ब्रूटल होगा। किसी भी एक फाइट में मैं फैंटम स्टेप सिर्फ 2 बार यूज कर सकता हूँ। अगर अभी यूज कर लिया तो मेरी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और बाकी फाइट बहुत पेनफुल हो जाएगी। तभी एरोज की एक वॉली हवा को चीरती हुई आती है। ज़ेन के शॉट्स पावरफुल और प्रिसाइज काफी ब्लड वाटर ब्लेड्स को तोड़ देते हैं। मुझ पर दबाव कम हो जाता है। मैं राहत की सांस लेता हूँ। अब मैं अपनी प्रेशियस एनर्जी फाइनल ब्लो के लिए बचा सकता हूँ। मैं रेन स्टॉर्म ब्लेड स्टॉर्म स्विंग करता हूँ और आगे सर्च करता हूँ। मेरी ब्लेड पर लाइटनिंग क्रैकल कर रही है। हवा में उड़ती ब्लड थर्स्ट ब्लेड मेरे दूसरे हाथ में आ जाती। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट बहने लगता है। अब कोई रोक टोक नहीं। लेफ्ट हैंड ब्लड थर्स्ट ब्लेड पर थंडर रश सोर्ड आर्ट एक्टिवेट। राइट हैंड शैडो सोल लॉन्ग सोर्ड पर ड्रॉ एंड फ्लैश एक्टिवेट। 2 सिल्वर मिड ग्रेड सोर्ड आर्ट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। एक डेफनिंग सोर्ड क्राई पूरे एरिया में गूंज उठती है। मेरा शरीर ब्रिलियंट लाइटनिंग की एक स्ट्रीक बन जाता है। ब्लेड लाइट फ्लैश करती है और दोनों सोर्ड सीधे क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट के स्कल पर गिरती हैं। वो दोनों घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है। डार्क येलो ब्लड बहता है और पीछे क्रिम्सन लेक में मिल जाता है। अगले ही पल हर प्लेयर के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अनाउंसमेंट, हिडन बॉस डिफीटेड, अ स्वॉर्ड सॉवरेन प्लेयर हैज स्लेन द हिडन बॉस। Instant settlement begins. Congratulations to all players. Prepare to return home victorious. पूरे इंस्टेंस में हलचल मच जाती है, जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। No, impossible. How? हिडन बॉस क्या होता है? हमने तो अभी तक नॉर्मल बॉस भी नहीं ढूंढा और किसी ने हिडन बॉस मार दिया। क्या फर्स्ट किल भी सोर्ड सॉवरेन ने ही लिया था? ये सेम पर्सन नहीं हो सकता। जरूर सिस्टम हैक कर रहा है। हम अभी तक लेवलिंग ग्राइंड भी पूरा नहीं कर पाए। इंस्टेंस को शुरू हुए सिर्फ 10 आवर्स हुए हैं। ये तो हद से ज्यादा एब्सर्ड है। ये आदमी है कौन? हर प्लेयर में शॉक की लहर दौड़ जाती है। इंस्टेंस के एक कोने में गोल्ड आर्मर पहने एक आदमी लॉन्ग हैंडल्ड पर्पल क्रिस्टल हैमर पकड़े खड़ा है, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। ये डैनियल है। वो टॉप न्यूकमर्स की एलीट स्क्वाड लीड करता है, जो उसके फैमिली के अरेंज्ड बॉडीगार्ड्स हैं। खुद डैनियल पूरी तरह गोल्ड टियर गियर में है। वो बॉस को ढूंढ रहा था ताकि एक ही बार में किल लेकर फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर सके। उसने रास्ते में हार्डली किसी मॉन्स्टर को छुआ, लेकिन उसे नॉर्मल बॉस भी नहीं मिला और अब किसी ने हिडन बॉस भी खत्म कर दिया। उसकी पूरी स्ट्रेटजी बर्बाद हो चुकी है। उसका प्लान पूरी तरह खत्म हो गया है। गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। डैम इट, कैसे? कौन? उसकी आवाज कांपती है और एक और चीज उसे अंदर से खा रही। वो कल रात से एग्नेस से कांटेक्ट नहीं कर पाया। उसके साथ क्या हुआ? उधर मेरे दिमाग में सेटलमेंट नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। स्लेन हिडन बॉस, क्रिम्सन आर्मर डेथ नाइट, ऑल पार्टी मेंबर्स गेन 6292 XP ईच। मैं सीधे 2 लेवल्स जंप करके सोडान पर पहुंच जाता हूँ। क्लॉडिया 13 पर पहुंचती है। ज़ेन 12 तक, ऑलमोस्ट 13। राइली 7 से
से सीधे 10 तक पहुंच जाती, एक साथ 3 लेवल्स। अगर उसकी क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट उसे लिमिट नहीं करती तो वो और आगे जा सकती थी। राइली और जेन दोनों थोड़ा स्टन्ड हैं। हमने सच में कर दिखाया, लेकिन इतना एक्सपी क्यों मिला? एक 4 पर्सन स्क्वाड को बॉस मारने पर इतना एक्सपी नहीं मिलना चाहिए। क्लॉडिया हल्की मुस्कान के साथ पास आती है। ये मेरी स्किल है, सोल रेजोनेंस। ये पार्टी के सभी एक्सपीरियंस गेन्स को डबल कर देती है। मैं कामली बॉस की बॉडी के पास जाता हूँ। ड्रॉप्स काफी हैवी हैं। फॉलिंग टूम ब्लेड स्किल स्क्रॉल प्लैटिनम लोअर ग्रेड, सोल ऑक्सिलरी नेकलेस प्लैटिनम लोअर ग्रेड, ब्लड फील्ड लीजन समन स्किल स्क्रॉल गोल्ड हाई ग्रेड, सोल बाइंडिंग डिके बो प्लैटिनम लोअर ग्रेड, $40,000 कॉइन्स। लगभग सब कुछ प्लैटिनम टियर है। मैं ज्यादा देर नहीं सोचता। 10,001 कॉइन्स हर किसी को तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। हर किसी ने अपना योगदान दिया। मैं हर चीज पर ऑल असेंशन इस्तेमाल करता हूँ। लगभग सब कुछ अपग्रेड होकर प्लैटिनम मिड ग्रेड बन जाता है और क्रिम्सन डेथ नाइट समन सीधा प्लैटिनम हाई ग्रेड तक पहुंच जाता है। मैं आइटम डेटा को स्कैन करता हूँ। स्टारलेट सोल नेकलेस वाकई एक्सेप्शनल है। ये सोल एनर्जी स्टोरेज की कैप बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ा देता है। मैं इसे सीधे क्लॉडिया को दे देता हूँ। वो हीलर है जो लगातार सोल एनर्जी खर्च करती रहती है। इससे ज्यादा फायदा किसी और को नहीं हो सकता। अगला क्रिम्सन डेथ नाइट समन राइली को जाता है। सिर्फ उसकी क्लास ही इसे इस्तेमाल कर सकती है और वंस लर्नड वो एक क्रिम्सन आर्मर्ड किंग नाइट को समन कर सकती है। सोल बाइंडिंग डिके बो जेन को जाता है। उसकी आंखें हल्का कांपती हैं। एक इमोशन की झलक जब वो इसे लेता है और संभाल कर रख देता है। धन्यवाद, वो कहता है और वो सच में दिल से कहता है। धन्यवाद क्रेस्ट, आज से तुम मेरे कॉमरेड हो। वो अच्छी तरह जानता है कि ये लड़ाई मैंने कैरी की है। उसने मुश्किल से कोई असली डैमेज दिया और फिर भी मैं उसे ऐसा वेपन दे रहा हूँ। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मैं बस सिर हिलाता हूँ और कुछ नहीं कहता। अब मैं अपने ड्रॉप की तरफ मुड़ता हूँ। फॉलिंग टूम ब्लेड प्लैटिनम मिड ग्रेड ऊपर से एक विशाल पत्थर की तलवार समन करता है जो गिरकर मैसिव डैमेज देती है। मैं स्क्रोल को क्रश करता हूँ स्किल सीखने के लिए। फिर अपना हाथ उठाता हूँ और आसमान से एक विशाल जेट ब्लैक स्टोन सोर्ड गिरती है जैसे कोई महान टूम स्टोन। वो जमीन में गहराई तक धंस जाती। उसकी सरफेस पर एंशिएंट कार्विंग्स बनी हुई। उसका वेट ही किसी मॉन्स्टर को चकनाचूर करने के लिए काफी है। अगर हिडन बॉस अभी जिंदा होता तो ये पहले ही वॉर में उसका आर्मर तोड़ देती। मेरा मूड ऊपर उठता है। ये मेरी पहली प्लैटिनम टियर एक्टिव डैमेज स्किल है। हर किसी का शरीर फ्लिकर और ब्लर होने लगता है। इंस्टेंट सेटलमेंट कंप्लीट, डिपार्चर इमिनेंट। क्रेस्ट, अगली इंस्टेंस के लिए मुझे कॉल करना, जेन कहता है सेटल होते हुए। बाव वापस क्रॉस होता है। हे क्रेस्ट, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। क्लॉडिया एक ब्राइट हंसी के साथ हाथ हिलाती है और उसकी फिगर फेड हो जाती है। राइली आगे बढ़ती है, बालों की एक लट हटाती है और मुझे एक शांत मुस्कान देती। फिर वो भी गायब हो जाती है। मैं अपनी ही एक वॉइड स्पेस में खिंच जाता हूँ। एंडलेस लिस्ट्स खुलती चली जाती हैं। स्कोर्स तेजी से कैलकुलेट हो रहे हैं। मेरा टोटल बढ़ता जा रहा है। स्कारलेट रॉक कैवर्न का नो डैमेज क्लियर, स्पीड रन बोनस, इंस्टेंस का फर्स्ट किल, परफेक्ट चैलेंज बोनस, फाइनल रेटिंग, श्रैंक, टाइटल मिला राइजिंग ओवरलॉर्ड, इफेक्ट ऑल स्टैट्स +15, ऑल स्किल प्रोफिशिएंसी +10%। रैंकिंग सेटल हो रही है। मेरे सामने एक लीडर बोर्ड मटेरियलाइज होता है। नॉविस इंस्टेंस नंबर 144, 10th प्लेस बजर्कर कोडी लेवल 7, 9th प्लेस कल्टिवेटर रेजी लेवल 8, 8th प्लेस। टॉप 10 को बोनस रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा जेनरस होते हैं। मेरा एक्सप्रेशन शांत है। मुझे पहले से रिजल्ट पता है। फर्स्ट प्लेस मेरा है। एक नॉविस इंस्टेंस में लेवल 16 तक पहुंचना, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद दोबारा कभी नहीं होगा। उधर फर्स्ट हाई में हर फैकल्टी मेंबर लीडर बोर्ड से चिपका हुआ है। क्या हो रहा है? ये नॉविस इंस्टेंस इतनी जल्दी खत्म हो गया। मुश्किल से एक दिन भी नहीं हुआ। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। बड़े वर्चुअल स्क्रीन्स कमरे में तैर रहे हैं जिनमें आसपास के शहरों के हर स्कूल की फैकल्टी दिखाई दे रही है। हर साल नॉविस इंस्टेंस एक तरह का टूर्नामेंट होता है। पूरे रीजन के एजुकेटर्स इकट्ठा होते हैं रिजल्ट्स देखने और कंपेयर करने के लिए। एक स्क्रीन से ठंडी हंसी आती है। इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है फर्स्ट हाई। ये इंस्टेंस इतनी जल्दी खत्म हुआ है, इसका पूरा क्रेडिट हमारे वांग थर्ड हाई के जीनियस को जाता है। लूकस, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सब इस साल के रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा लें क्योंकि अगले साल आपके सेलेस्टियल टावर स्लॉट्स अनिश्चित लग रहे हैं। बोलने वाला है प्रिंसिपल हार्डन, वांग थर्ड हाई का। फर्स्ट हाई की फैकल्टी गुस्से से भर उठती है लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। वो इसे झुठला नहीं सकते। लूकस असली ताकत है लेकिन ग्रेसन शांत बना रहता है। जो भी हो, वो कमजोर नहीं दिख सकता। प्रिंसिपल हार्डन, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। इतनी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। इस साल का फील्ड असाधारण है, हाल के किसी भी साल से ज्यादा मजबूत, इसलिए फास्टर क्लियर होना स्वाभाविक है। लेकिन रिजल्ट्स फाइनल होने से पहले ही पूरा क्रेडिट अपने स्टूडेंट को दे देना, ये थोड़ी बेचैनी नहीं दिखाता? ग्रेसन की आंखें सिकुड़ती हैं। हर शब्द एक ब्लेड जैसा। जो कहना है कहो प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल ग्रेसन। फर्स्ट प्लेस वू यांग थर्ड हाई का ही होगा और ये फाइनल है। और ये सिर्फ लूकस नहीं है, हमारे पास 2 9 स्टार टैलेंट अवेकनर्स हैं और कई 8 स्टार वाले भी। ये कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं है। जेंटलमैन बस कीजिए, एक बुजुर्ग प्रोफेसर बीच में बोलता है। स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ब्लेसिंग है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। बोर्ड देखते हैं। ग्रेसन सिर हिलाता है और लीडर बोर्ड की तरफ मुड़ता है, ऊपर से शांत, अंदर से हल्की बेचैनी। इस साल फर्स्ट हाई को टॉप 3 में कम से कम एक स्टूडेंट चाहिए, यही उनके भविष्य के लिए जरूरी है। कप 3 वो पहले ही चुपचाप इसके लिए प्रार्थना करने लगा है और मेरा नाम अभी तक लीडर बोर्ड पर आया ही नहीं है। इसलिए ग्रेसन मान चुका है कि या तो मैं इंस्टेंस में मर गया हूँ या डर के मारे छिपा हुआ हूँ। दोनों ही हालत में इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट का कोई फ्यूचर नहीं है, उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।